काम कर लूंगी अगर जरूरत पड़ी तो। आई रिमेम्बर कि जब हम कॉलेज में एडमिशन लिया था तो हमारे से इंट्रोडक्शन हिंदी में दिलवाया गया था रैगिंग के ड्यूरेशन में। तो मुझे मुझे लग रहा है दोबारा से मेरी रैगिंग हो रही है। तो स्वागत सबसे पहले सभी लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद समय पे ज्वाइन करने के लिए। हम अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और मैं अपना इंट्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, इंट्रोडक्शन ही बोलता हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन कोशिश करूंगा कि कम से कम रखूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समय दिया जा सके। तो जैसा कि आप लोगों ने जानते ही हैं, मेरा नाम नितिन है और मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया है 1994 में पास आउट किया था। और उसके बाद करीब 25 साल तक मैं कॉरपोरेट की कंपनीज में अलग अलग पोजीशंस पे काम कर रहा था। और करीब 2004 के बाद से मेरा काम सिर्फ यही है कि टीम से कैसे काम कराया जाए और कैसे टीम को फ्यूचर रेडी बनाया जाए। कैसे टीम्स को फ्यूचर रेडी बनाया जाए, कैसे कस्टमर्स को खुश रखा जाए, कैसे बिजनेस को ग्रो किया जाए। तो करीब और ये मैं अलग अलग तरह के काम किए हैं। मैंने पहले शुरू के 10 सालों में मेरे करियर में मैं पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का काम किया करता था, जो कोडिंग करना और आर्किटेक्टिंग करना है और दैट। और एक चीज जो मुझे बहुत पसंद है वो पसंद है अपने आप को चैलेंज करना टाइम एंड अगेन। तो एवरी 10 साल मैंने अपने करियर में जो काम मैं पहले कर रहा था वो छोड़ के दूसरा नया काम स्टार्ट किया। तो पहले 10 साल में मैंने टेक्नोलॉजी का काम किया, दूसरे 10 साल में मैंने पीपल मैनेजमेंट और कस्टमर मैनेजमेंट और बॉस मैनेजमेंट का काम किया और काफी सारी लीडरशिप पोजीशंस पे काम किया। और फिर मैं उससे ही बोर हो गया। फिर मुझे ये लगा कि कस्टमर मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना आसान काम है। जो मुश्किल काम है वो है लोगों को डेवलप करना, लोगों को पर्सनली इनके बिहेवियर में ग्रोथ लाना। तो 2016 नवंबर से मैंने अपनी कॉर्पोरेट की कंपनी छोड़ के लोगों के साथ जुड़ के उनके साथ काम करना शुरू किया ताकि ताकि जितना मैं जानता हूँ वो लोगों में बांट सकूं और ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करके उनसे सीख भी सकूं। तो बस इतना ही इंट्रोडक्शन है मेरा। मेरी बेटी है एक जो कि ग्रेजुएशन कर रही है, वो मैथमेटिक्स में रिसर्च करती है। और एक मेरा बेटा है जो भी 7th क्लास में है। मेरी वाइफ वो भी कॉरपोरेट सेक्टर में काफ़ी काम किया, उसने करीब 16 साल। उसके बाद उसने टीचिंग का जॉब किया और वो पिछले 10-11 साल से टीचिंग ही कर रही है, स्कूल में काम कर रही है। शुरू के 4-5 सालों में जब तक मैंने अपनी कंपनी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं छोड़ी थी, मुझे बड़ी जलन होती थी अपनी वाइफ को देख के कि उसे अपने काम में इतना मजा आ रहा है, मुझे नहीं इतना मजा आ रहा है। तो 2016 में मैंने कहा कि अच्छा चलो अब हम भी अपने मजे के लिए काम करें। सो यही इंट्रोडक्शन है। बाकी और क्या बताऊं, मुग्धा जी कुछ रह गया हो तो आप हाँ, बहुत कुछ रह गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इन्होंने जितना कहा ये उनका सिर्फ सर्वसामान्य परिचय है। ये इंटरनेशनल कोच फेडरेशन जो है बैंगलोर चैप्टर, उसके कस्तूरी के साथ के संयोजक हैं। काफी सीनियर लाइफ कोच हैं। ये काफी कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, काफी सामाजिक संस्थाओं के संस्थापकों के गुरु हैं, लाइफ कोच हैं। और इनके मार्गदर्शन में काफी लोगों ने अपनी टीम को बहुत आगे बढ़ाया है और टीम को किस तरह से संभालें और उद्योग का विकास कैसे करें, इनमें ये माहिर रह चुके हैं।
हमारे साथ प्रीति दिनेश जी हैं आज, जिनका भी इस बारे में इनका गुरु की तरह अनुभव रहा है। और हमारा सौभाग्य है कि आज इन्होंने हमारे लिए ये मार्गदर्शन हिंदी में हम सबके लिए उपलब्ध किया है। सो हम आभारी हैं उनके। अगर हिंदी में कुछ ज़रूरत पड़ी तो मैं आ जाऊँगी, लेकिन इनकी हर बात को बड़े अधिकृत तरीके से सुन सकते हैं। ये वो हैं जो कहते हैं तो बड़ा प्रैक्टिकल ही कहते हैं, ज़्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं करते हैं, लेकिन इनकी हर बात को मास्टर की तरह याद रख लें। तो अगर अपने पास मोबाइल अलग से है, तो उसको बीच-बीच में स्क्रीनशॉट कैमरा को क्लिक करना याद रखें। अगर मोबाइल में ही देख रहे हैं, तो बीच-बीच में स्क्रीनशॉट लेना याद रखें। इनकी हर स्लाइड हमें बाद में रेफरेंस के लिए भी बहुत काम में आएगी। चाहे वो स्लाइड इंग्लिश में हो, इनकी इंग्लिश भी वो बड़ी सिंपल रखते हैं, तो हम समझ पाएँगे। तो चलो शुरू करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद मुमताज जी। तो मेरा सबसे पहले आप सभी लोगों से सवाल है कि आप लोगों में से कौन कौन एंटरप्रेन्योर है, और अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो अपना नाम, अब खैर नाम तो जूम में आ ही जाएगा, तो आप चैट में टाइप कर सकते हैं और से यस, और अगर नहीं है तो टाइप कर सकते हैं नहीं। एक दो तीन चार पाँच छ, वेरी गुड, 7 8। इसी बहाने आप देख रहे हैं कि सब लोग चैट बॉक्स यूज़ कर रहे हैं नहीं। अभी तक एक भी नो नहीं आया है। हाँ, 9 10 11। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोग मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही मुक्ता जी से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सब लोग एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने कहा हाँ सब लोग एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन उन्हें याद दिलाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। और आप सभी लोगों को इस बात की बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने ये पाथ चूज किया। 25 साल कंपनी में नौकरी करने के बाद में, और उसके बाद जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करना जीवन का सबसे आसान तरीका है। सबसे आसान तरीका जिंदगी जीने का यह है कि आप पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पे लग जाओ। और जब मैं नौकरी करता था तो अच्छी पोजीशंस पे था और मुझे लगता था कि मैं क्या तोप चीज हूँ। लेकिन जब अपना काम स्टार्ट किया तो पता लगा कि यार वहां तो सब एनवायरनमेंट बना बनाया मिलता है, कंपनी परोस के दे देती है, आपको सिर्फ एक अपना छोटा सा काम करना होता है। लेकिन जो काम आप लोग कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर होने के बाद, उसमें आपको सब चीजें करनी होती हैं। स्पेशली जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको तो मतलब मैं सब लोगों से यही बोलता हूँ, फ्रॉम पियोन टू सीईओ, सीएफओ, मार्केटिंग, सेल्स, सब काम करने होते हैं। और उन सब काम की जिम्मेदारी होती है, और उसके साथ साथ आप रोजगार भी प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आप लोगों ने रास्ता चूज किया। सबसे पहली बात है ये। तो हमारा टॉपिक है, मैं क्विकली एक मेरी स्लाइड्स जो मैं दिखाऊंगा वो बार बार दिखाता रहूंगा और हटाता रहूंगा। तो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर स्लाइड की जरूरत हो तो आप बता दीजिएगा, मैं उसको रखूंगा वहां पर और आप उसकी पिक्चर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे ये रिकॉर्ड भी हो रहा है सेशन, तो ये यूट्यूब पे जाएगा तो आप कभी भी देख सकते हैं इसे। तो मैं आपको क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? फुल स्क्रीन में देख पा रहे हैं या छोटी स्क्रीन देख पा रहे हैं? फुल स्क्रीन में देख पा रहे हैं? हाँ जी, फुल स्क्रीन में देख पा रहे हैं। आपकी स्क्रीन, आपका चेहरा छोटा हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, वो कोई
धन्यवाद मुग्धा जी आपका भी, कि आप समय समय पे ये चेक करती रहती हैं कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम भविष्य के लिए एक तैयार टीम का निर्माण कैसे करें। हाउ डू यू बिल्ड अ फ्यूचर रेडी टीम, एंड व्हाट इज योर रोल एज लीडर इन दैट होल प्रोसेस। उस पूरे उस पूरे कैसे बोलेंगे उसे, उस पूरे कार्यक्रम में आपकी क्या भूमिका है। तो और मैंने इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहले भविष्य, तो हम कैसे बोलते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं, हम थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इस बारे में कि टीम क्या होती है और टीम्स को कैसे इवेल्युएट किया जाता है, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, फ्यूचर के लिए कैसे रेडी किया जा सकता है। और आप लोग ये देखेंगे कि इसमें मेरा ज्ञान कम होगा, हालांकि मैं कुछ थोड़ा बहुत ऐड करूंगा अपना, लेकिन सारा ज्ञान मैं आपसे ही लेने वाला हूँ। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे देखते हैं। और लास्ट सेक्शन होगा रेडीनेस का, आर वी रेडी एंड व्हाट डू यू नीड टू डू टू बिकम रेडी। ये तीन सेक्शन होंगे। तो सबसे ये रिक्वेस्ट आ रही है कि आपका वॉल्यूम हमें बढ़ा चाहिए, कुछ कर सकते हैं मैग्नीफाई करने के लिए, क्योंकि लोग अलग अलग बैकग्राउंड से सुन रहे हैं, तो सबके आजू बाजू शांति होना जरूरी नहीं। हाँ ओके, अभी अभी ठीक है थोड़ा पहले से ठीक है। अब मैं जानता नहीं है मैं इसके लिए क्या करूं कि वॉल्यूम इंक्रीज कर सकूं, क्योंकि इसकी वॉल्यूम उतनी ही है। कोई बात नहीं, आपने जो पकड़ के रखा था नजदीक में वो बेस्ट कर सकते हैं। जस्ट इन हाँ, अभी 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 बेहतर है पहले से। हाँ थोड़ा बेहतर है। अगर भी छोड़ देंगे नहीं पड़ेंगे, ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आपको रिस्ट्रिक्टिव लगे तो आप छोड़ भी सकते हैं, बट ये पहले से तो बेहतर है। अच्छा चलिए, मैं कोशिश करता हूँ जितना ज्यादा देर तक पकड़ के रख सकूं। जी धन्यवाद। ओके सो सबसे पहले एक ये कोट है, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि इसका क्या मतलब निकालते हैं आप। द फ्यूचर इन्फ्लुएंस द प्रेजेंट एज मच एज द पास्ट। भविष्य हमारे वर्तमान को उतना ही प्रभावित करता है जितना कि पास्ट। अब मैं आप लोगों से आप इससे क्या समझते हैं, मैं जानना चाहता हूं आपसे। तो हमने बताना है या लिखना है चैट बॉक्स? नहीं नहीं, आप बता दीजिए, अनम्यूट करके बता दीजिए। जी गायत्री जी। हेलो। हाँ जी, शायद उन्होंने गलती से अनम्यूट किया होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आपने जानबूझ के अनम्यूट करना चाहिए तो वापस करें अनम्यूट अपने आप को। हाँ, तो आप इस कोट से क्या समझते हैं। द फ्यूचर इन्फ्लुएंस द प्रेजेंट एज मच एज द पास्ट। मतलब भूतकाल जितना ही भविष्य काल भी हमारे वर्तमान पे प्रभाव डालता है। लोगों ने चैट बॉक्स में लिखना शुरू किया सर, अच्छा, तो चैट क्या ये बॉक्स में रास्ता लिखना। खोल दें? ओके, ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर और योर एस्पिरेशंस ऑफ फ्यूचर। ओके। मतलब भविष्य की तैयारी और भविष्य की महत्वाकांक्षाएं हमारे वर्तमान को उतना ही प्रभाव डालती है जितना भूतकाल, ऐसा शिल्पा जी का कहना है। और कोई? हाँ जी। हाँ शिल्पा जी बोलिए। ये शिल्पा जी बोल रही थी या निधि बोल रही थी? मैं बोल रही थी सर। हाँ निधि निधि, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो सर, हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर प्रभाव डालता है। वो ऐसा
कि जिस तरह हम वर्तमान की जो कल्पना करते हैं, जो सोचते हैं, वो भविष्य के लिए होती है। इसीलिए हमारा भविष्य वर्तमान में प्रभाव डालता है, क्योंकि जो जो कुछ हमने सोचा है वो भविष्य के लिए होता है, और वो भविष्य के लिए होता है तो वो आप ही वर्तमान पर प्रभाव डालता है। क्योंकि आपको जो आज करना होता है उसका भविष्य के डिसीजन बारे में सोचते हैं। वो भविष्य के बारे में सोच के आप आज करते हैं, इसलिए वो हाँ करते सर। हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई ये बात इसको इसमें इंटरप्रिटेशन निकालना चाहेंगे? तो हम जो भी काम करते हैं वो कभी पुराने पास्ट के लिए नहीं करते, या तो हम प्रेजेंट के लिए करते हैं या हम फ्यूचर के लिए करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी एक दो लिस्ट आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे, और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा रिफ्लेक्शन करें और सोचें कि एक हफ्ते में आपके पास जितना भी समय होता है उस समय में से कितना प्रतिशत आप लिस्ट ए में देते हैं और कितना प्रतिशत लिस्ट बी में देते हैं। अगर आपके पास 100 घंटे हैं, उसमें से आप कितना प्रतिशत टाइम लिस्ट ए में इन्वेस्ट करते हैं और कितना प्रतिशत टाइम आप लिस्ट बी में इन्वेस्ट करते हैं। टाइप लिस्ट ए परसेंटेज एंड लिस्ट बी परसेंटेज इन अ चैट बॉक्स। अब मैं इसको हिंदी में नहीं लिख सकता मुग्धा जी, तो मैं कोशिश करूं। मुझे मालूम नहीं जरूरत है कि नहीं है। मुझे भी मालूम नहीं है, जब तक लोग पढ़ रहे हैं तब तक मैं ये सेवा दे सकती हूँ। लिस्ट ए में लिखी हुई चीजें हैं कि डेडलाइन के हिसाब से काम करना, मतलब ये काम इतने प्रोजेक्ट के ऊपर जब काम करते हैं तो इतने टाइम में ये कर लेना चाहिए, इतने टाइम में ये कर लेना चाहिए, वो काम। दूसरा है ट्रैकिंग करना, मतलब देखना और अंदाजा लेना कि कितना काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ट्रैकिंग मॉनिटरिंग एक तरीके का ही है। अगर वो नहीं हो रहा है वक्त प्लानिंग के हिसाब से, तो उस बात पे आवाज उठाना, या फिर उस बात पे कुछ तुरंत फायर फाइटिंग, मतलब तुरंत किसी उसके जुगाड़ में लग जाना। या फिर कस्टमर से कोई डंडा लग गया है आपको तो उसको सॉल्व करने में लगे पड़े हैं। हाँ, या गवर्नमेंट से कोई डंडा लग गया है तो उसको सॉल्व करने में लगे पड़े हैं। जी या फिर मुग्धा जी का डंडा लग गया है तो उसे सॉल्व करने में लगे पड़े हैं। जी। अर्जेंट फोन कॉल का जवाब देना, लास्ट मिनट कुछ काम आ गया तो वो करना, प्लान नहीं की हुई मीटिंग अचानक हो जाती है, कोई मीटिंग में जाना पड़ता है, वो करना, या जो पॉपुलर काम है, जो सबके लिए प्रिय काम है, वो करना। ये सारे लिस्ट ए में पड़ते हैं। और लिस्ट बी में काम पड़ते हैं पूरा स्ट्रेटेजी, मतलब जो बहुत लंबे समय की योजना है, अपनी जो दृष्टि है, अपना जो विजन है, हम उस दृष्टिकोण को डेवलप करना, उसके लिए तैयारियां करना, नियोजन करना, रिश्तों को बनाना, चाहे वो स्टेक होल्डर के साथ हो, जिनके भी साथ रिश्ते बनाना अच्छा रहता है, रिश्ते बनाने के लिए अलग से वक्त निकालना, अपनी क्षमताओं का या अपनी टीम की क्षमताओं का विकास करना, आराम करना, और यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पर हाँ आराम जी। करने का मतलब टीवी देखना नहीं है। यहाँ पर रिलैक्सेशन का मतलब यह है कि अगर आप बहुत थक गए हैं अपना काम करके, तो आपने बच्चों के साथ खेल लिया, या कुछ पढ़ाई करने आपको पढ़ाई कर ली, या कुकिंग अगर आपकी हैबिट है, या आपका म्यूजिक अगर हैबिट है, या आपका अगर कोई सिंगिंग हैबिट है, आपको जो भी पसंद है वो काम थोड़ी देर के लिए करना। अगर आपको टीवी देखना पसंद है तो भी ठीक है, लेकिन वो टीवी देखना थोड़ी देर के लिए, 4-5 घंटे के लिए नहीं। और कैपेसिटी इंप्रूव करना, आप जितना काम अभी करते हैं, आप उस उतने ही समय में क्या आप उस काम को कैसे ज्यादा कर सकते हैं, उतने ही समय में ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं, कैपेसिटी इंप्रूव करना। तो मुझे कुछ परसेंटेज आने लग गए हैं चैट बॉक्स में, आने लग गए हैं। बहुत बढ़िया। 80-20 जिगर जी बोलते हैं 80-20, प्रीति बोलती है 40-60।
टिक्काराम बोलते हैं 70-30, मुग्धा बोलती हैं 50-50। बहुत बढ़िया। विद्या देसाई बोलती हैं 20% और 80%। ये इंटरेस्टिंग है। इसमें नितिन जी एक दृष्टिकोण मैं आपको बताऊं, ये जो रिलेशनशिप बिल्डिंग आपने बी में डाला है ना, हाँ, उसकी वैल्यू जनरली माइक्रो एंटरप्रेन्योर बहुत ज्यादा समझते हैं। अगर आपने इसको अलग से पूछा होता तो काफी सारा परसेंटेज लिस्ट बी का रिलेशनशिप बिल्डिंग में चला जाता। रिलेशनशिप बिल्डिंग इज अ प्लानिंग एक्टिविटी, इट्स अ फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप रिलेशनशिप बिल्डिंग में ज्यादा टाइम लेते हैं। लेकिन ये जो 20-80 है, मुझे इस पे सवाल है, मैं अभी बात करता हूँ से। 50-50, 60-40, 50-50, बहुत बढ़िया। 30-70। तो मैं ये एक्सरसाइज बहुत सारे लोगों के साथ कर चुका हूँ कॉर्पोरेट में। अब मुझे बहुत खुशी है ये देख के। ये देखो, ये 100% से ऊपर भी जा सकता हाँ है। हाँ हाँ, ये दिव्या जी जो है 130% काम करती हैं। तो मुझे बहुत खुशी है देख के कि हमारे यंग एंटरप्रेन्योर जो हैं वो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी की तरफ ज्यादा फोकस रखते हैं। जबकि अगर मैं कॉर्पोरेट में लोगों की बात करता हूँ तो जनरली ये रेशो जो है वो 80-20 या 70-30 टाइप का रेशो होता है, और कई बार 90-10 भी होता है। नितिन जी, शायद ये पेंडेमिक का कमाल भी हो सकता है। आज भी ऐसी स्थिति है मुग्धा जी। अच्छा जी। तो कॉर्पोरेट में अभी भी ऐसी हालत है। लेकिन ये जो 20-80 है, ये विद्या जी थोड़ा इसके बारे में हमें समझाइए। 20-80 कैसे चलता है ये? 20-80 का मतलब आप सारे टाइम स्ट्रेटेजी बनाते रहती हैं, काम कम करते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, स्ट्रैटेजी इस तरह से बनाते हैं कि काम कम करना पड़े और रिजल्ट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए। जैसे कि मैं ज्यादा अर्जेंट फोन कॉल्स या फायर फाइटिंग या लास्ट मिनट प्रिपरेशन जो सारी चीजें होती हैं उनको हमने एक अलग ही कैटेगरी में रखा है कि उनको एक अलग सा टाइम देते हैं। बट जब स्ट्रैटेजी करते हैं, थोड़ा प्रिपरेशन करते हैं, प्लानिंग होता है, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रोडक्टिव रिजल्ट मिलने में फायदा होता है। जैसे कि ये अभी रिलैक्सेशन और रिक्रिएशन में मैं ज्यादा टाइम देती हूँ। लिस्ट बी में जो है वो कि मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है, तो मेरा काफी बिजी शेड्यूल रहता है, फिर भी मैं क्लासिकल सिंगिंग के मैंने 5 एग्जाम कंप्लीट किए हैं। मैं फ्लूट सीखती हूँ। अभी ये कैपेसिटी इम्प्रूवमेंट के लिए मुग्धा जी जैसे और मेरे हस्बैंड जैसे लोग हैं जो मार पीट के हमें हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं। तो ऑटोमेटिकली ऐसे भगवान ने वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्रिएट की है। आप जैसे कुछ सिखाने वाले लोग हैं, ये सेमिनार्स है, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा जो दिक्कत थी टाइम निकालने की, तो हमारे जो पहले बेंगलोर कोच थे उन्होंने उसके ऊपर इतना फोकस दे के ये कर दिया कि वो चीज़ मालूम थी बट उस पर फोकस नहीं हो रहा था। तो लास्ट 1 ईयर में उस पर इतना फोकसफुली ये हो गया कि मुझे बहुत कंसर्न रहता था, अरे टाइम कैसे निकालना है, टाइम कैसे निकालना है। बट पहले से ही शुरुआत में लिस्ट ए में जितनी सारी चीजें हैं कि जैसे मैं मेरा काम करती हूँ उसमें मैं ट्रैकिंग हो गया, तो ट्रैकिंग में भी मेरी लिस्ट होती है कि मैं कौन से चीज़ों पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, इसमें मेरी एनर्जी किस में ज़्यादा चली जाती है, इस एनर्जी किस में सेव होती है। अगर एनर्जी चली जाती है लेकिन प्रोडक्शन अच्छा निकलता है क्या, अगर एनर्जी सेव होती है और प्रोडक्शन अच्छा नहीं निकलता है क्या, तो वो सारा एनालिसिस मैं थोड़ा कम टाइम देके निकालती हूँ और फिर उसके ऊपर डिसीजन लेती हूँ। कि फायर फाइटिंग वाले कुछ चीजें रहती है लेकिन उनको मैंने जब ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया तो मेरे ध्यान में आया, अरे ये तो जितना फायर फाइटिंग लग रहा है उतना नहीं है, सामने बात का पतंगड़ हो रहा है अननेसेसरीली। तो उन चीजों को हैंडल करने के लिए फिर क्या करना चाहिए, उन चीजों पे मैंने थोड़ा सा काम करना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत अच्छा काफी सपोर्ट करते, तो उनका दिमाग खाना, उनकी जो सारी इंटेलेक्चुअल लेवल है उसका मैं पूरा एडवांटेज लेती हूँ। मैं अपना टाइम उसमें बिल्कुल भी जाया नहीं करती हूँ, मैं उनके ऊपर छोड़ देती हूँ और बोलती हूँ मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। बहुत बढ़िया डेलीगेशन किया हुआ है आपने अपने हस्बैंड को, लगता है। हाँ, एक्चुअली हम लोग कॉम्बिनेशन वर्क करते हैं, इसके वजह से रिजल्ट बहुत बढ़िया निकलता है।
फिर लास्ट मिनट प्रिपरेशन में मैं एक ऐसा कॉर्नर मैंने बना लिया है लास्ट कुछ दिनों में, क्योंकि मैं फार्मर हूँ और फार्मिंग करती हूँ। एट द सेम टाइम हम लोगों ने नेचुरल फार्मिंग करने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे कैटेगरीज डेवलप किए। तो कस्टमर भगवान होता है, तो वो जो भी कुछ बोले उसको हम ना नहीं बोल सकते। प्लीज विद्या जी जरा लास्ट मोमेंट में ये चीज आ गई है, हमें बना के दो ना। सो हम ना नहीं बोलते, बट हम हाँ भी नहीं बोलते। उसको मैं एक ऐसे डेलीगेशन से कस्टमर के पास हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं देखती हूँ, और हम प्ले करते हैं। तो उसमें एक मुझे अलग मजा आता है, अरे ये हमने सोचा भी नहीं था और हो गया। तो ऑफ कोर्स ये सब सारी चीजें करने के लिए बहुत साल का स्टडी है और बहुत साल की प्रैक्टिसेस है जो मैंने की है। ये मुझे धन्यवाद। एडहॉक मीटिंग्स क्या है वो समझा नहीं, लेकिन एडहॉक मीटिंग ऐसे हो गई जैसे, एडहॉक, हाँ एडहॉक मतलब आपने पहले प्लान नहीं किया था, अचानक हाँ से अचानक हाँ से आपके टीम मेंबर का कॉल आ गया, उसने कहा कि विद्या जी मुझे आपसे 15 मिनट बात करनी है, हाँ हाँ। और क्या तो आप जूम पे आ सकती हैं? तो आपने ऐसे 15 मिनट हाँ, की जूम कॉल हो गई। नहीं इतनी सारी क्लियर पॉलिसीज बनाई है, तो लोगों को पता है कि अगर विद्या देसाई ये टाइमिंग में बिजी है, तो इनके साथ मैंने वो डिसाइड किया कि मैं व्हाट्सएप पे ज्यादा एक्टिव होकर मैं उनसे उनके प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। तो बहुत जरूरत होती है तो ही मीटिंग होती है, अदरवाइज व्हाट्सएप पे ही मेरा काम शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जिगर जी से सुनते हैं। जिगर जी ने कहा 80-20। तो जिगर जी आप थोड़ा बताइए, लिस्ट ए में 80 और लिस्ट बी में 20, ये कैसा चल रहा है आपका? काफी समय से वो लिस्ट बी में टाइम ज्यादा बिताने की कोशिश कर रहे हैं वैसे। एंड इनफैक्ट पिछले साल भर में अगर देखें तो वो रेशो का थोड़ा बहुत इम्प्रूव भी हुआ है वैसे, बिकॉज कोरोना के चक्कर में वैसे काफी टाइम लॉकडाउन में घर पे थे, तो इन सारी चीजों पे ध्यान गया था। और ऐसी कुछ चीजें जहां मैं भी सिखाने जाता हूँ कॉलेज में एमबीए स्टूडेंट्स को वगैरह, तो यही चीजें जब उनको सिखाते समय मेरे ध्यान में आया था कि उनको तो बता रहे हैं कर रहे हैं, बट इसमें से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम खुद नहीं कर रहे हैं, तो कितना समय कहाँ देना है करके। तो आज कम से कम ये जो 80-20 काफी समय तक ऑनेस्टली इफ आई टेल यू वो चलता रहा है, बट अभी काफी हद तक इट हैज इम्प्रूव्ड, मे बी अराउंड 60-40 तक शायद पहुंचा होगा पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर में। तो सम थिंग्स जैसे कि व्हाट्सएप कंप्लीटली बंद कर दिया है मैंने, तो जो एक चीज मैं आपको लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि लिस्ट ए बढ़िया है या लिस्ट बी बढ़िया है, ऐसा नहीं है। दोनों ही काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप कौन सी कुर्सी पे बैठे हैं इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओनर की कुर्सी पे बैठे हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर की कुर्सी पे बैठे हैं, तो आपके लिए लिस्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिस्ट ए का काम जो है आपको काम कराना है लोगों से। और ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। अगर टीम में 2 ही लोग हैं तो उसमें से तो दोनों को ही काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास में एक टीम है जिससे कि आप काम करा सकते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि आपको काम कराना है, ना कि खुद करने लग जाना है। अगर आप खुद करने लग जाओगे तो आप अपने काम को भविष्य के लिए तैयार नहीं कर पाओगे। वेरी गुड। सो अभी हम आगे चलते हैं स्लाइड से। प्लानिंग फॉर फ्यूचर। सो हम जनरली कहते हैं प्लानिंग फॉर फ्यूचर, प्लानिंग फॉर फ्यूचर, बट डू यू गेट दिस क्वेश्चन? ये सवाल आता है आपके दिमाग में, यार फ्यूचर के लिए प्लानिंग के लिए बोल रहे हैं, मुझे पता ही नहीं फ्यूचर क्या है, या प्लानिंग कैसे करूं? क्या ये सवाल आता है आपके दिमाग में? कितने लोग ऐसे हैं जो जो जिनके दिमाग में ऐसा सवाल आता है? जिगर जी बोल रहे हैं कि हाँ उनके दिमाग में ऐसा सवाल आता है। देखिए मुझे पता नहीं चलेगा क्योंकि आप लोग वीडियो पे तो नहीं है, तो या तो चैट में बताइए कि हाँ आता है सवाल। हाँ, गीतांजलि होती है कि हाँ जी सवाल आता है। मुग्धा जी भी बोल रही है कि ऐसा सवाल आता है कि पता ही नहीं है फ्यूचर में क्या है, तो क्या करा जाए? प्रीति जी भी बोलते हैं। तो जब पता नहीं है फ्यूचर में, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्लान फॉर फ्यूचर देन?
तो पता नहीं है फ्यूचर में क्या है। तो एक एक कोट है जो कि शायद आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, तो मैंने यहाँ पर डाला नहीं है उस कोट को। बेस्ट वे टू क्रिएट अ फ्यूचर, बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट अ फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। प्रिडिक्ट तो कोई कर नहीं सकता है, राइट? कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता फ्यूचर अनलेस यू आर अ सीयर, अनलेस आप भविष्यवक्ता हो, तो आप बता तो सकते नहीं है फ्यूचर में क्या है। लेकिन आप ये सोच जरूर सकते हो कि आपको कैसा फ्यूचर चाहिए। So what is the answer of what is in the future? जिगर जी आप म्यूट पे हैं अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो। So what is in the future? सर मैं बताती हूँ, जो हम लोग सोचते हैं वो हमें हमारा फ्यूचर में होना चाहिए, हमारे सपने पूरे होने चाहिए, उसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए, तभी हमारा फ्यूचर बनेगा। So what is in the future? Answer to that question is very simple. Whatever you want. आप जो चाहें, जैसा चाहें भविष्य बना सकते हैं। ओके, अब ये बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है। मैंने बोल दिया कि जैसा चाहो वैसा भविष्य बना सकते हो, जो बना चाहो बना सकते हो। कल को कोई आदमी कहने लगा यार मुझे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना है, इज दैट पॉसिबल? क्या मोदी जी आज से 20 साल पहले जानते थे कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? 20 साल तो शायद नहीं, मैं कहता हूँ 30 साल पहले, शायद 20 साल पहले उन्हें पता भी हो। 30 साल पहले तो कभी नहीं जानते होंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इंडिया के। तो अगर पता नहीं है फ्यूचर का, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि क्या सही है, मैं किस चीज के लिए रेडी हूं और किस चीज के लिए रेडी नहीं हूं, क्या चीज बहुत ज्यादा है और क्या चीज कम है, ये कैसे पता करेंगे आप? व्हाट इज रियलिस्टिक एंड व्हाट इज नॉट रियलिस्टिक, ये कैसे पता चलेगा? आप लोगों ने तो, आप तो एंटरप्रेन्योर हैं, आप लोगों ने अपने फ्यूचर की प्लानिंग करी होगी अपने अपनी कंपनी के। आपको कैसे पता चलता है कि ये रियलिस्टिक है और ये नॉन रियलिस्टिक है? सर मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल दीपिका जी बोलिए। एक्चुअली जब हमारा ट्रेनिंग चल रहा था तो ऐसे ही सवाल हमसे जब पूछे गए, तो हमारे ड्रीम में हमारे दिल में फ्यूचर के लिए बहुत सारे प्लान है। और जब एक्चुअली उसको रियलिटी में प्रूव करने की बात चली या पेपर पे हम वर्कआउट करने लगे, और ये चीज करने के लिए क्या करना है और कैसे करना है, या हमारे गोल है इसको अचीव करना है, तो जितनी सारी रियलिटी सामने आने लगी तो ऐसे लगा कि हम बहुत फैंटेसी में कुछ कुछ चीजें देख रहे हैं। इसको रियलिटी में लाने के लिए एक्चुअली यही हमारा गोल होना चाहिए, और अकॉर्डिंगली यही हमारी उसके लिए एक्शन होनी चाहिए जो हम ले नहीं रहे हैं। तो ये बढ़िया चीज मुझे यहाँ पे बेंगलोर ट्रेनिंग में मिली कि जो शंकर सर ने हमें दी कि बहुत सारा फैंटेसी में काम होता था, तो उसको रियलिटी में लाने की कोशिश हो गई, और हम एक चीज पे आके फोकस हो गए कि नहीं, ये बहुत सारा हम देख रहे हैं, बट रियल चीज क्या है? हम देखते वक्त तो बहुत सारी चीजें करते हैं, बट एक्चुअली जब उसको एग्जीक्यूट करना होता है तो वो कैसी होनी चाहिए, वो फिर हम देखने लगे। तो मैं जब कंपनीज के साथ में काम करता हूँ ना, ये एक बड़ा सवाल होता है कि क्या गोल सेट करा जाए, क्या विजन बनाया जाए जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल भी ना हो और बहुत आसान भी ना हो। अब एक कंपनी, अगर मान लो कोई कंपनी है जो कि 5 करोड़ के रेवेन्यू पे है, और वो कंपनी बोले कि मुझे 50 करोड़ का रेवेन्यू करना है एक साल में, 5 करोड़ से 50 करोड़ पे जाना है। अब मेरी समस्या क्या होती है? मेरी समस्या ये होती है कि मैं तो कोच हूं, तो मैं तो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता उसको कि नहीं ये तो ज्यादा है। तो अब उनसे ये, उनको ये एहसास कराना कि ये ज्यादा है या कम है, और ये मानना कि ये कर सकते हैं,
और फिर वहां से चालू करना और देखना कि ये कैसे, कौन सा रियलिस्टिक फ्यूचर है जो कि उनके लिए पॉसिबल है। ये हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए बड़ी बड़ी मुश्किल का सवाल होता है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल एक तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं बिजनेस एज यूजुअल गोल। वो स्लाइड में नहीं है, मैंने डाला नहीं है, ये इम्प्रॉम्प्टू हो रहा है ये। तो बिजनेस एज यूजुअल, अगर आपका आज 5 करोड़ का बिजनेस है और आपका बिजनेस एज यूजुअल ग्रोथ होता है अगले साल, तो वो कितना ग्रो हो जाएगा? और वो बोलते हैं अच्छा मेरा बिजनेस एज यूजुअल है, कुछ नए कस्टमर्स आते रहेंगे, वो चलता रहता है, तो मेरा बिजनेस एज यूजुअल 5 करोड़ से 7 करोड़ तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, 20% ग्रोथ तो हो ही जाएगी। ओके, अब ये जब वो कहते हैं बिजनेस एज यूजुअल मेरा 20 करोड़ है, 7 करोड़ है, तो उनसे पूछना चाहिए आपका कि इम्पॉसिबल सा लगने वाला गोल क्या है? तो कहते हैं यार 5 करोड़ है यार, यार 25 करोड़ तो नहीं हो सकता, इफ somebody says that। और कोई कोई बताए यार कि 50 करोड़ नहीं हो सकता, लेट्स से। तो मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा अब ये बताओ कि अगर आपका 7 करोड़ और 50 करोड़, 50 करोड़ इज इम्पॉसिबल और 7 करोड़ इज बिजनेस एज यूजुअल, इसके बीच में आप कहां सेटल करना चाहते हो अपना नेक्स्ट साल का टारगेट? सबसे पहला निगोशिएशन वहां पे होता है फ्यूचर का। फ्यूचर प्लानिंग का सबसे पहला निगोशिएशन होता है व्हाट इज इम्पॉसिबल, डिफाइनिंग व्हाट इज इम्पॉसिबल and understanding that I do not want to reach there. I want to reach more than business as usual and I want to stretch myself. तो मुक्ता जी आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? हाँ, बस इसको थोड़ा-सा हिंदी में भी कहना चाहूँगी कि अपने आप को जब किस मुकाम पे पहुँचना है ये तय करना है, तो ये एक तो ये तय करें कि जैसा काम चल रहा है वैसे ही करते रहें, तो इस साल अगले साल मतलब जिस साल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ पे कहाँ तक पहुँच सकते हैं। और वो कौन-सा टारगेट है जो हमें लगता है कि अशक्य है, असंभव है, उस टारगेट को भी देखें। तो जो आसानी से संभव है उस टारगेट को, और जो असंभव सा लगता है उस टारगेट को, दोनों को देखते हुए उसके बीच में कहाँ सेटल होना चाहते हैं, ये सवाल है। ताकि वो इतना आसान भी ना हो कि बिना नियोजन के ही हो जाए, और इतना असंभव भी नहीं कि हम ही नहीं मान पाए कि हम इसे संभव कर पाएंगे। तो जवाब इन दोनों टारगेट के बीच में कहीं है, बीच में कहीं होता है। थैंक यू, धन्यवाद मुक्ता जी इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। तो फ्यूचर के अंदर जब आप प्लानिंग करेंगे तो सबसे पहले ये देखना है कि अच्छा हम कौन सा टारगेट कहाँ पे क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले ये देखें। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल आता है, एक बड़ा सवाल ये आता है कि यार मैंने तो कोविड के लिए प्लान ही नहीं किया था, अब मैं क्या करूं? आप तो सब एंटरप्रेन्योर हैं, बताइए आपने क्या किया कोविड के लिए, क्या कर सकते हैं अब तो कोविड आ गया, अब क्या करें? सब फ्यूचर प्लानिंग धरी की धरी रह गई। यहाँ पे काफी लोग हैं जिन्होंने पिछले साल बहुत कुछ किया है जब यही सवाल उनके सामने पिछले साल आया था। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो नए लोग हैं जिन्होंने अब तक नहीं बोला वो भी अपना अपना विचार प्रस्तुत करें कि कोविड जैसे इवेंट के लिए कैसे प्लान करें, और अगर प्लान नहीं कर सकते तो कैसे हैंडल करें? आपके दिमाग में जो भी आता है वो बताइए, इसका कोई सही आंसर और कोई गलत आंसर नहीं है। प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ओके, प्रिकॉशंस हेल्थ के लिए लेने चाहिए। बिजनेस के लिए क्या करा जाए? ऑनलाइन बिजनेस जितना हो सकता है उतना करना है। बट अब तो कोविड आपको पता चल गया तो आप कह रहे हो ऑनलाइन, कल को ऐसा कोई इवेंट आ जाएगा तो आप कैसे उसके लिए प्रिपेयर करोगे अपने आप को? कविता जी भी कुछ कहना चाह रही थी।
जी कविता जी। या अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। एवरीवेयर हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती कि ठीक है सिचुएशन ऐसी है तो हमारे ऐसे क्या प्रोडक्ट्स है जिससे हम लोग जैसे अभी कोविड में चाहिए हमारी इम्यूनिटी बढ़ने के लिए या फिर प्रिकॉशंस के लिए, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट है जिससे हम लोग ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर नए प्रोडक्ट क्या बना सकते हैं जो हमारा सेल हो सकता है। तो आगे आने वाले टाइम में ना दो चीजें जो हैं वो मतलब दे आर इनएविटेबल, ये कह सकते हो आप, मतलब वो होंगी ही होंगी। तो जितना जल्दी आप अपना बिजनेस इन दो चीजों के लिए अडॉप्ट कर सकते हो उतना ज्यादा आप अपने बिजनेस को एक हाउ डू आई से दैट, अनप्रेसिडेंटेड को कैसे बोलेंगे मुमता जी? आज से पहले कभी हाँ, नहीं जो हुआ। आज से पहले कभी नहीं हुआ, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, तो उसके लिए तैयार कर सकते हैं। वो दो चीजों क्या है? पहली चीज टेक्नोलॉजिकल इवैल्यूएशन। अपने बिजनेस को जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी से इवॉल्व कर लेंगे उतना ज्यादा अलाइंड रहेंगे आप फ्यूचर। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि दुनिया ना छोटी होती जा रही है, बिल्कुल छोटी होती जा रही है। अब कंज्यूमर को रीच करना बहुत आसान हो गया है। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है आप उसको केवल लोकल कस्टमर के पर्सपेक्टिव से ना देखें, आप उसे लार्जर ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें। और जब आप अपने प्रोडक्ट को लार्जर ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देख के अलाइन करेंगे तो आप इजीली, अगर आप फिजिकली भी अप्रोच नहीं कर पा रहे हो तो वो सोशली एक्सेप्टेबल हो जाएगा आपका। तो दो चीजें, टेक्नोलॉजिकल इवैल्यूएशन और लुकिंग एट फ्रॉम द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, लुकिंग एट योर प्रोडक्ट फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव एंड नॉट फ्रॉम लोकल पर्सपेक्टिव। अगर ये दो चीज आप ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार कर सकते हैं अपने आप को। मतलब हमने तकनीकी तौर पे भी उत्क्रांति करनी है, आगे बढ़ना है हमेशा के लिए, कोविड हो ना हो। हाँ, हमें कोविड तकनीकी होना तौर पे आगे बढ़ना है और दूसरा वैश्विक स्तर पे सोचना है कि ज्यादा लोग भी कस्टमर हो सकते हैं, सिर्फ लोकल नहीं। हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशन, वर्ल्ड जितना बड़ा सोच सके, क्योंकि तकनीकी अगर आगे बढ़ गए तो वो भी पॉसिबल है। अगर तकनीकी उत्क्रांति हो जाए तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोकल कंज्यूमर ही हमें सराहें। बहुत आसानी से ये संभावना भी होती है कि कोई दूर का कस्टमर भी हम तक पहुंच पाए और हम उस तक। आप देखिए जो मेजर कंपनीज ग्रो हुई हैं इस ड्यूरेशन में, जैसे नेटमेड्स है, फार्म इजी है, या आपकी बिग बास्केट है, या बिग बास्केट डेली है। जितनी भी कंपनीज हैं जो कि कंज्यूमर तक, दूर दूर तक कंज्यूमर तक प्रोडक्ट ले आने के लिए तैयार थी, उनकी बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है। जूम को देख लीजिए, पहले कोविड से पहले जूम को लोग जानते नहीं थे इतना ज्यादा, लेकिन पिछले साल से लेके अब इस साल तक 700% का ग्रोथ है, 700%, क्योंकि दे वर रेडी फ्रॉम टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव एंड दे वर थिंकिंग ग्लोबली। उनका ये नहीं था कि हम खाली यूएस के लिए पॉलिसी बनाएंगे या हम खाली चाइना के लिए पॉलिसी बनाएंगे। ग्लोबल सोचा और टेक्नोलॉजी अपग्रेड किया, मेजर ग्रोथ। ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखना। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है, मैं ये स्किप करता हूं क्योंकि समय कितना हो गया है, समय काफी हो गया, तो मैं स्किप करता हूं। बट की कंपोनेंट ऑफ योर फ्यूचर प्लानिंग इज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, मार्केट एनालिसिस, कि आपके मार्केट में डिमांड क्या है, आपका कॉम्पिटिटर कौन है। किसी का हाथ खड़ा हुआ था अभी क्या मुमता जी? मैंने देखा नहीं ध्यान से। क्या किसी का कोई सवाल था? अगर किसी का कोई सवाल हो या कुछ कहना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ने से कंपटीशन भी बढ़ सकती है, वो भी हमको ख्याल रखना है।
कि जैसे मार्केट जैसे बढ़ गई तो वैसे बाकी लोग भी हमारे मार्केट में आ सकते हैं, तो कंपटीशन के लिए भी हमको तैयार रहना है। बिल्कुल तैयार रहना है। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने महेंद्र जी। कंपटीशन के लिए बिल्कुल तैयार होना है। जब इसीलिए मैं अभी कह रहा था कि की कंपोनेंट फॉर फ्यूचर प्लानिंग इज मार्केट एनालिसिस, कंपटीशन एनालिसिस बहुत जरूरी है। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद महेंद्र जी ये बात रखने के लिए। अब देखिए, बिग बास्केट के आने की वजह से जो लोकल किराना स्टोर हैं, इनकी बेचारों की बहुत मुश्किल हो गई है। जो मेडिसिन शॉप्स हैं, उनको बड़ी तकलीफ हो गई है, क्योंकि दे आर नॉट इन कंपटीशन। जो ऑनलाइन स्टोर हैं वो 20% 25% डिस्काउंट देके ग्राहक को अपनी तरफ खींच लेते हैं। दवाइयां तो वही मिलनी है। मैं खुद भी ग्राहक हूं, तो मैंने जो लोकल जो मेडिकल शॉप थी, मैंने उससे सामान लेना बंद करके ऑनलाइन मंगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां से सस्ता आता है। तो धन्यवाद ये बात रखने के लिए महेंद्र जी। सो लेट मी मूव फॉरवर्ड। मैं चाहता हूं कि आप एज ए लीडर ऑफ योर टीम, एंड आई नो कि ये एक लंबी एक्सरसाइज होती है जनरली जब कंपनी से में करी जाती है, लेकिन आप अपनी टीम के लिए ऐसा क्या सेंटेंस, एक सेंटेंस लिखिए जो कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर हो आपके हिसाब से। एक सेंटेंस, फॉरवर्ड लुकिंग सेंटेंस, जो कि बहुत बहुत ही बढ़िया फ्यूचर हो आपके हिसाब से अपनी टीम के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ। Okay, believing in yourself for you or for your team, what is the outcome? For team. ये You have to motivate the team. हाँ, तो मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, धन्यवाद महेंद्र जी लाने के लिए। तो बिलीव इन योरसेल्फ इज अ बिहेवियर, दिस इज नॉट एन आउटकम। फ्यूचर में आप अपनी टीम से क्या चाहते हैं, क्या एक बहुत बढ़िया आउटकम होगा आपकी टीम का। मतलब हम क्या करेंगे वो नहीं, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, वो हाँ, क्या, वो सपना क्या है, जहाँ पे हम बिलीव इन आवरसेल्व्स करके या और अच्छे गुणों को अपना के वहां पहुंच सकते। तो वो जो सपने की जगह है उसके लिए वन सेंटेंस लिखना है। हाँ, वो क्या सपना है, क्या है वो, एक सेंटेंस में क्या सपना है वो। हम होंगे कामयाब। ये भी बढ़िया है, हम होंगे कामयाब। उसके बाद पूछा जाएगा कामयाबी कैसे बताएंगे। हाँ, कामयाबी की परिभाषा लिखने की कोशिश करें और चैट बॉक्स में लिखें और सब लिखें। सर, इतना बोलना जितना आसान है उतना आसान है नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं, ये छोटी एक्सरसाइज नहीं है। मैं जब कंपनी के साथ में एक्सरसाइज करता हूँ तो करीब 3 दिन की एक्सरसाइज होती है ये, पूरी टीम के साथ में। और पूरी टीम को साथ में मिला के करी जाती है, और मैं आपसे एक सेंटेंस में लिखने के लिए बोल रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल काम है, बट कोशिश कीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे अभी भी बढ़ता हूँ। ऐसे ही चल रहे, नहीं अभी हम ये पॉइंट समझे नहीं है नितिन जी। अभी भी जो हम चैट में लिख रहे हैं वो है हौसलों से उड़ान, एक में का सहाय करूं अवघे धरु सुपंथ, कल भी आज भी कल भी। अच्छा, ये बात नहीं, बराबर है, लेकिन अभी भी कोई टारगेट नहीं लिख पा रहा है कि भविष्य में हम किस सपने के को पहुंचने। जैसे, ये सब सपने पे पहुंचने के रास्ते हैं। हाँ, कोई उस सपना क्या है, सपना क्या है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं मुकाम के बारे में बताओ, हाँ, कौन से मुकाम पे पहुंचे जी। जैसे बताता हूँ आपको आईसीएफ बैंगलोर के बारे में। आईसीएफ बैंगलोर चैप्टर है। अब आईसीएफ बैंगलोर चैप्टर में अगर मुझे सपना दिखाई देता है, तो मुझे दिखाई देता है कि जितने भी कोचेज हैं इंडिया में, जितने भी कोचेज हैं इंडिया में, वो सब हमारे सदस्य हैं। मैं ऐसा सपना देखना चाहता हूं। मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है,
किया जा सकता है। ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऑनलाइन से बिजनेस बढ़ाएं, टॉप ऑफ द माइंड, ब्रांड रिकॉल इन माइंड्स ऑफ कस्टमर। दिस इज गुड, दिस इज द पर्पस दैट यू आर डिफाइनिंग। ये कितने टाइम पीरियड के लिए है या टाइम पीरियड की जरूरत अभी है? अभी मैं टाइम पीरियड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो भी आपका सपना है कोशिश कीजिए। निधि जी ये बहुत जेनेरिक है, जो लोगों को लगता है कि ये नहीं कर सकता वो करके दिखाना है। 100% chemical free vegetables in India. That's a good extraordinary future. Healthcare accessibility for everyone. Very good. I think people are getting it now. तो मैं समय की निश्चितता को देखते हुए आगे बढ़ूं मुग्धा जी, या अभी थोड़ा टाइम और दें यहाँ पर? ये आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं रेडीनेस के ऊपर कि क्या हम तैयार हैं और कैसे पता चलेगा कि हम तैयार हैं कि नहीं। परफॉर्मेंस और पोटेंशियल, ये दो बड़े मेजर कीवर्ड हैं जो कि अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि अब व्हाट इज परफॉर्मेंस, आप कैसे डिफाइन करेंगे परफॉर्मेंस को? सुदीप जी बहुत शांत बैठे हुए हैं। सुदीप जी आप मेरी स्क्रीन पे हैं इसलिए मैं आपका नाम ले रहा हूं। यस सर। तो सुदीप जी आपके विचार में हाउ विल यू डिफाइन परफॉर्मेंस? सर आई थिंक आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अरे यार, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, सब छोड़ दो। ये बहुत सेफ एनवायरनमेंट है, यहाँ पे गलती भी करोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मेरे बिजनेस में तो ऑनलाइन वाला तो कुछ काम है नहीं अभी फिलहाल। मैं हूँ कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड। नहीं, मैं तो वो तो हमने फ्यूचर वाली बात अभी खत्म कर दिया। हम बात कर रहे हैं कि हम तैयार हैं कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा हमें? ऑनलाइन के लिए नहीं, किसी भी चीज के लिए, फ्यूचर रेडीनेस के लिए, जो भी आपने अपना फ्यूचर डिफाइन किया है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अब हम उसकी बात कर रहे हैं। सर एक्चुअली मेरे साथ में समस्याएं बड़ी अलग रहे हैं। मतलब मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ हमेशा, जब भी कोई डिफिकल्टी सामने आती है कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं मुझे। ओके, क्या कंफ्यूजन है? आपको सिर्फ ये बताना है परफॉर्मेंस डिफाइन कैसे करोगे? आपके विचार में मैं तो सर कई बार चीज है? लाइफ को लेके कंफ्यूज हो जाता हूँ कि हम लोग क्या कर क्या रहे हैं। मतलब क्या उद्देश्य क्या है हमारा? सिर्फ पैसा कमाना है उद्देश्य है, या क्या चीजें हैं? मतलब लाइफ का मोटो क्या है अपना? लोगों के लिए कुछ करना उद्देश्य है, या सिर्फ पैसा कमाना, या अपने बिजनेस को बढ़ाना, अपनी फैमिली के लिए करना? मतलब बहुत कंफ्यूजन लगता है इन चीजों में भी। क्या होना चाहिए एक्चुअल, क्या होना चाहिए एम अपना? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता अलग एक हूँ। मोटो है, कोई अपनी फैमिली को लेके चल रहा है, कोई सोसाइटी को लेके चल रहा है। सॉरी हाँ, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछता हूँ सुदीप जी, आपके हिसाब से पिछले साल क्या आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही या खराब रही? नहीं सर, बहुत खराब रही। ओके, अब आपने ये कैसे बताया कि वो खराब रही है या अच्छी रही? क्योंकि उसके पिछले साल जो मैंने करा था उससे मेजर कर रहा हूँ मैं। तो आप कह रहे हो कि परफॉर्मेंस का मतलब जो मैंने पिछले साल अचीव किया
वो उससे पिछले साल जो अचीव किया उससे कम था, इसलिए मेरी परफॉर्मेंस खराब है। हाँ, दिन ब दिन अगर आपने गलती भी करी है तो उससे सीख के आपको आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, मतलब Suppose परफॉर्मेंस, last year मैंने कोई मिस्टेक करी है काम करने में या अपने स्टाफ के साथ में या कहीं भी XYZ किसी भी चीज में, तो दिन ब दिन मैं उसे सुधारूंगा। गलतियों को दोहराया तो जाएगा नहीं, तो मैं अगर सुधारता हूँ तो नो डाउट मेरी परफॉर्मेंस जो है अच्छी होती जाएगी। तो परफॉर्मेंस का मतलब आप कह रहे हो कि जो मैंने किया, जो मैंने अचीव किया, उसका मेजरमेंट इज परफॉर्मेंस। और कोई बताना चाहते हैं अपना विचार? व्हाट इज परफॉर्मेंस? Sir, performance, it is related with sales or profit. It is related, but how will you define it? How will you say what is your performance? Outcome of your efforts. Outcome of your efforts. So जो पुराना हमने आउटकम किया है, जो पुराना हमने एफर्ट्स किया है, उसका क्या आउटकम है, इस बेसिस पे हम बताएंगे कि परफॉर्मेंस क्या है। अच्छा, व्हाट इज पोटेंशियल? मुझ में अभी भी और क्या क्षमता है जो मैं ज्यादा काम करके मैं आगे उसको बढ़ा सकता हूँ। मेरी क्षमता का मुझे असेसमेंट करना। मतलब पोटेंशियल इज माय कैपेबिलिटी दैट आई कैन प्रूव इन फ्यूचर। यस, राइट, राइट। धन्यवाद। सो वेरी सिंपल, परफॉर्मेंस इज इंडिकेशन ऑफ पास्ट and potential is indication of future. तो अगर हमें भविष्य में तैयार होना है, भविष्य के लिए तैयार हैं या नहीं है, अगर हमें इसका पता करना है तो हम क्या चीज देखेंगे? परफॉर्मेंस या पोटेंशियल या बोथ? पोटेंशियल। सिर्फ पोटेंशियल देख के काम चल जाएगा? पहला पोटेंशियल होना जरूरी है, फिर परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। परफॉर्मेंस तो हो चुका है। हाँ जी कर। बोथ सर। पोटेंशियल ऐसे देखा जाए तो इज नॉट द क्या बोलेंगे, एक जो है वो कागजी है, ऑन पेपर है, और परफॉर्मेंस है जो एक्चुअल है। तो जिगर जी, आपकी टीम है? बहुत छोटी है सर। कितनी बड़ी टीम है आपकी? 3 लोग हैं सर, अभी तो फिलहाल 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। आपने पहले किसी बड़ी टीम में काम किया है पहले? जी हाँ, किया हुआ है। यस। अगर आपको किसी को प्रमोशन देना हो तो कैसे प्रमोशन देते हो? पास्ट परफॉर्मेंस पे या फ्यूचर पोटेंशियल पे? एक्चुअली दोनों देखते हैं सर, केवल पास्ट पे नहीं देते हैं, बट पोटेंशियल भी देखते हैं। एंड मान लीजिए आगे किसी से कितना एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज वो एक मोटिवेशन भी तो है ना, किसी को अगर प्रमोट करते हैं तो वो उनका कुछ एक संतुलन है वो बेसिकली। वेरी वेरी गुड। तो अब मैं आप लोगों से ये सवाल पूछने वाला हूँ, ये मैट्रिक्स देख रहे हो आप, पोटेंशियल और परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस जो वो है एक्स एक्सिस पे है, लो मीडियम हाई, और पोटेंशियल जो है वो वाई एक्सिस पे है, लो मीडियम हाई। अब मैं चाहता हूं कि आप ये करें, एज एन इंडिविजुअल which box are you in? Are you in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Which box are you in? And as a team, where you are in? And they could be two different. Sir, please repeat. Potential है आपका y axis पे। हाँ, मैं थोड़ा इसका रिपीट करना ही है तो मैं हिंदी में भी कर लेती हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, कर दीजिए। हाँ जी, यहाँ पे एक तरफ जो नीचे की धुरी है वो बोलता है कि आज का हमारा आज हम कितना अच्छा काम करते हैं, हमारे काम के अंदर कितना परफॉर्मेंस आ चुका है, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और जो वाई एक्सिस है वो होते हमारी क्षमताएं, हमारी संभावनाएं कितनी है।
तो एक है हम काम कितना अच्छा कर रहे हैं और दूसरा है हमारे अंदर क्षमताओं में संभावना कितनी है। तो अभी हमें जो लिखना है वो 2 चीजें लिखनी है। एक तो व्यक्तिगत तौर पे हम किस आंकड़े के अधिकारी हैं। तो अगर कम काम कर रहे हैं, कम संभावना है तो 1 होगा। अपनी पूरी क्षमता लगा के परफॉर्म भी कर पा रहे हैं, दिखा करके भी दिखा रहे हैं तो 9 पे होगा। हम इस 1 से 9 के बीच में या 1 से 9 इंक्लूड करते हुए हम कहाँ पे हैं व्यक्तिगत तौर पे। और दूसरा सवाल है कि अगर अपनी पूरी टीम का विचार करें, अपने पूरे संस्था का विचार करें, तो हमारी संस्था का स्थान कौन से आंकड़े पे होगा। क्या उस संस्था की जो अपना जो काम है वो किस लेवल पे है और उसका संभावनाओं के को ध्यान में लेते हुए कौन से आंकड़े पे होगा। तो दोनों का एक सिंगल नंबर ही आएगा। व्यक्तिगत तौर पे आपका आंकड़ा क्या है और संस्था के तौर पे आप इसको कहाँ पे आंकते हैं। ये 2 नंबर हमें चैट बॉक्स में चाहिए सर। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप डालिए, अगर आप नहीं कंफर्टेबल हैं तो मत डालिए, बिकॉज ये आंकड़ा आपका खुद का है, मुझे जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने पास रखिए ये आंकड़ा, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट स्लाइड आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा फिर आपके लिए। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभी को कि ये जो स्लाइड है ना, ये फोटो निकालने वाली स्लाइड है, क्योंकि ये बाद में भी अपने टीम के पास बैठ के जब टीम मीटिंग होगी तब ये पूछने में काम आएगी। तो ये हर सदस्य को पूछ के देखने वाला सवाल है और टीम को के बारे में भी सबकी राय पता चलेगी। तो प्लीज इसका फोटो निकाल लें और इसका उपयोग जरूर करें। जी सर जी। तो अगर आपने शेयर किया है नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन इसे लिखिए जरूर, क्योंकि इसको लिखने के बाद में जो अगली स्लाइड आएगी उससे आपको ये पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं। एक तो आपको ये पता चलेगा कि मैं 4 पे हूं या 5 पे हूं। हाँ, किसी का कुछ सवाल था? तो जब आप 7 बोलते हैं, 7 का मतलब यह है कि आपको लगता है आपकी परफॉर्मेंस बहुत खराब है, लेकिन आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो अब मैं ऐसा कुछ जजमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई बार होता है कि हम ख्याली पुलाव पकाते हैं और अपने बारे में विचार बहुत हाई होते हैं। मैं ऐसा कह नहीं रहा हूं कैसा होगा, लेकिन इस बात के लिए सचेत रहें। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ही लो मानते हैं अपने नजरिए से, जबकि वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस होती है। उस बात के लिए भी सचेत रहें। जब आप कह रहे हैं कि मेरा परफॉर्मेंस लो है, तो क्या वह सच में लो है या वो मीडियम है, ठीक ठाक है? ये सवाल सुनने के बाद में स्कोर बदलने का मन करता है। आप स्कोर बदल लीजिए, क्योंकि सही स्कोर अगर आपका होगा तो आप सही एक्शन ले पाएंगे उसके ऊपर। अपने आप को ज्यादा कम मत आंकिए और ना ही अपने पोटेंशियल को बहुत ज्यादा रखिए। जो सच है, जो भी सच है उसे मानिए। अगर आपको सच में लगता है बहुत पोटेंशियल है, मानिए, मना नहीं है। सर ये वेयर आर यू एज अ टीम आपने पूछा है, तो इसे एज अ एम्प्लॉय देखना है या एज अ, जैसे मेरे पास अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी जो टीम है उस हिसाब से देखूं, या अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे साथ जो टीम है उसे देखना है? आप टीम लीडर हो उस टीम के, राइट? हाँ जी। आप उस टीम के टीम लीडर हो ना, आप अपनी किसी संस्था में भी हो, आप अगर उस टीम मैं के टीम टीम लीडर लीडर हूँ तो हो। उस तरीके से देखूंगा, लेकिन अगर मैं टीम में हूँ तो नहीं, अभी मैंने टीम में देखने के लिए नहीं कहा है आपको, आप टीम लीडर की तरीके से देखिए। टीम, एज ए टीम, ओके, as a team, where am I right now? What is my performance and what is my potential? उसमें एक इंडिविजुअल व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। ये हो सकता है कि टीम का हर एक व्यक्ति बहुत सुपरस्टार है, लेकिन एज ए टीम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, ये हो सकता है।
यहाँ पे ऐसे काफी लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, जो अपने पोटेंशियल को कई बार गलती से कम आंक देते हैं। हाँ, तो मीडियम परफॉर्म करते हैं तो भी उनको लग सकता है कि वो 9 पे हैं। उन्होंने अपना मतलब वो अपने आप को 9 तो नहीं कहूंगी, लेकिन 3 पे खड़े हो जाते हैं। काफी लोगों को मैंने अपने आप को 3 पे करते हुए पाया है। वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं परफॉर्मेंस करके, करा होता है परफॉर्मेंस, लेकिन उनको लगता है कि वो उनका बेस्ट है, जबकि वो पोटेंशियल की तरफ देखना भूल गए होते हैं। तो देख लो। हरपाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं मैडम, कुछ नहीं। ओके जी। ओके, तो अगर आप सब लोगों ने लिख लिया है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं। ये उसी स्लाइड का दूसरा रूप है जो कि बताता है कि आप कहां पर हो और आपको क्या चाहिए। क्या आपको फीडबैक चाहिए? क्या आप चाहिए, क्या क्या चाहिए आपको कि आप ऑब्जर्वेशन करें? क्या आपको कोचिंग चाहिए? क्या आपको मेंटर चाहिए? क्या आपको डेलीगेट कर देनी चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाउ? जो भी व्यक्ति अपने आप को 7 पे रख रहे थे, उन्हें ये देखना चाहिए कि अच्छा, अगर मैं 7 पे रख रहा हूं इसका मतलब मुझे फीडबैक की जरूरत है। मुझे लोगों से पूछना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, मैं क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, क्या इंप्रूव कर सकता हूँ मैं। ये आपको अपने उन लोगों से पूछना पड़ेगा जिनको कि आप काम डिलीवर करते हैं अपना। स्टेक होल्डर्स, आप कैसे बोलोगे मुग्धा स्टेक होल्डर्स को हिंदी में? जो हमारे सहकारी हैं, सहयोगी हैं, सप्लायर से लेके चैनल पार्टनर तक, डीलर, फाइनेंसर, हमारे साथी वर्कर्स, हमारे कंज्यूमर्स, इन सबको जब जिन्होंने स्टेक लगाए हैं, स्टेक लगाए मतलब जिनका भविष्य भी हमारी संस्था के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, वो सभी करेक्ट। उन लोगों से फीडबैक, अगर आपने अपने आप को 7 पे रोका, 7 पे रेट किया है, तो आपको उन सब लोगों से जाकर पूछना चाहिए कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मुझे क्या अपने आप में चेंज करना चाहिए। और अगर आपने अपने आप को 8 पे रेट किया है, दैट मीन्स यू हैव टू फिगर आउट कि अच्छा, मैं अच्छा काम, मेरा पोटेंशियल बहुत हाई है, मैं मीडियम परफॉर्मेंस कर रहा हूं, इसका मतलब आई नीड समबडी, देयर इज सम ब्लॉकेज इन माय हेड जिसकी वजह से कि मैं अच्छा काम नहीं कर पा रहा हूं, जबकि मैं बेस्ट काम नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब you need a coach, you need a mentor who can help you unblock your thought process. तो जो आपने अपने आप को रेट किया है, उसके बाद में ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ताकि आप ये पता कर सको कि आपको करना क्या है। मुझे उम्मीद है कि इसकी भी लोगों ने फोटो ले ली होगी, और अब ये स्लाइड देखने के बाद ना लोगों को मन करेगा कि पिछली वाली का भी फोटो ले लेना चाहिए था। ये दोनों मिला के होता है। तो 1 मिनट के लिए पीछे जाके फिर आगे चलेंगे। हाँ हाँ, जी। फिर यहाँ पे आप स्ट्रेच समझाना चाहेंगे। डेवलप करना, ऑब्जर्व करना ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ शब्द है यहाँ पे जैसे कि बैड हायर, और दूसरा है स्ट्रेच करना। हाँ, स्ट्रेच करने का मतलब, कंसिस्टेंट स्टार का मतलब ये है कि मैं बहुत बढ़िया परफॉर्म, हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्मेंस है और हाईएस्ट लेवल पे पोटेंशियल है। ओके, अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहीं पर रुक जाऊं। इसका मतलब ये है कि मुझे अपने लिए नेक्स्ट हायर लेवल का गोल सेट करना है। अगर मैं पियानो प्लेयर से एक उसकी वो देता हूं कि अगर मैं एक पियानो प्लेयर हूं और मैं स्कूल लेवल पे पियानो बजाता हूं और सब लोग मुझे प्रशंसा करते हैं,
तो अब मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पियानो बजाऊं, और सब जब मुझे लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अच्छा करने लगेंगे और मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पियानो बजाने दूंगा, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा नेशनल लेवल पे बजाऊं या स्टेट लेवल पे बजाऊं। कंटिन्यूसली कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जब आप बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट पोटेंशियल हो गया, नाउ यू हैव टू स्ट्रेच योर पोटेंशियल टू गो टू नेक्स्ट लेवल। does that explain, मुद्दा जी? हाँ जी, जस्ट एक वर्ड बताते हैं, स्ट्रेच मतलब अपने आप को थोड़ा सा खींचना, थोड़ा तो खींचना पड़ेगा। हाँ। थोड़ा सा तो, थोड़ी सी तो जहमत उठाएं। यहाँ 9 नंबर पे पहुंच जाने के बाद बैठना नहीं है, उसको आगे की तरफ अपने आप को खुद ही आगे बढ़ाने के लिए खींचना है। इसके लिए स्ट्रेच वर्ड है। रबड़ होती है, रबड़ को पकड़ के खींचते हैं ना, उसे स्ट्रेच बोलते हैं। रबड़ को जब खींचते हैं तो उसे स्ट्रेच बोलते हैं, या इलास्टिक को जब खींचते हैं तो उसे स्ट्रेच बोलते हैं। ऐसे ही आपको अपने आप को भी स्ट्रेच करना है। सर अगर बर्बाद कंडीशन में बैठे हैं, जो 1 नंबर पे अगर फील हो रहा हो कि मुझे कुछ नहीं आता और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और इसीलिए मैं नहीं कर पाया था, नहीं कर पाई थी, मुझसे कुछ नहीं होना, तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए? ये किस चीज की निशानी है? फिर क्या करें? ये इस चीज की निशानी है कि शायद आप गलत जगह हो। आपको जगह चेंज करनी पड़ेगी। ना तो प्रकार ही गलत हो गया। हाँ, आप गलत जगह हो, ना तो आपको वो काम पसंद आ रहा है जो आप काम कर रहे हो, और ना ही आपको कोई एस्पिरेशन है उसके अंदर। तो आप अपना काम चेंज कर लो। अगर आप खुद ऐसी जगह बैठे हो जो कि अगर आप खुद ऐसी जगह बैठे हो जो कि 1 पे है, तो आप अपना काम चेंज करो। और अगर आपकी टीम में कोई ऐसा बंदा है जो कि 1 पर है, बैड हायर, फायर हिम, सिंपल। अगर गलत इंसान चुन लिया है तो उन्हें नमस्कार कीजिए, और अगर खुद गलत जगह पे है तो उस जगह को नमस्कार कीजिए, ताकि आप परफॉर्म कर पाए उस क्षेत्र में जिसमें आपकी क्षमता है, जिसमें आपकी, हाँ, जिसमें आपका पसंद है, जिसमें आपको एस्पिरेशन होती है, जिसमें आपको खुशी मिलती है। अगर 9 पे बैठे हैं तो एक सवाल आया है कि अगर हम खुद 9 पे पहुंच ही गए हैं तो फिर उसको डेलीगेट कैसे करें रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि 9 पे पहुंचने के बाद में आपको क्या चाहिए होता है कि आपको परफेक्शन चाहिए होता है, और कोई दूसरा आदमी जो कि 9 पे नहीं है वो आपको उतना परफेक्शन दे नहीं पाएगा। उस टाइम पे ये बात एक्सेप्ट करना कि मेरे को भी 9 पहुंचने में टाइम लगा था, मैं भी पहले गलतियां करता था, और अब मुझे लोगों को गलतियां करना अलाउ करना है ताकि वो भी सीख सकें और मैं कुछ नया काम ले सकूं। ज्यादातर, और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड मुक्ता, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके साथ में सबसे बड़ी समस्या ये होती है, 2 चीजों की समस्या होती है। एक तो उन्हें किसी का काम पसंद नहीं आता, दूसरा इस बात का रिस्क लगता है कि यार मैंने दे दिया तो वो भाग जाएगा, रिस्क, इनसिक्योरिटी, वो मेरा काम लेके भाग जाएगा या कंपटीशन बढ़ जाएगा। 2 चीजें ये बहुत मेजर होती हैं, जिसकी वजह से कि जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो सीईओ होता है, वो अपना काम अपने पास पकड़ के बैठता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो इनसिक्योरिटीज गलत हैं, बट अगर एज ए सीईओ आपको ग्रो करना है तो आपको उन इनसिक्योरिटी से भी ऊपर ग्रो करना होगा। कुछ गलतियां होंगी, उन गलतियों को मैनेज करना पड़ेगा और लोगों को लगाना पड़ेगा साथ में, ताकि वो मैनेज भी हो सके और काम बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर कंसिस्टेंट स्टार है तो की प्लेयर, करंट स्टार और फ्यूचर स्टार में से चुनो 5, 6, 8 में से चुनो, और उसको वो थोड़ा बर्दाश्त भी करो ना सर। हाँ बिल्कुल, बर्दाश्त करना पड़ेगा। और बर्दाश्त करने का मतलब ये नहीं कि आप उसे गालियां देते रहो, बर्दाश्त करने का मतलब ये है कि आप उसे गलतियों के बारे में बताओ और मोटिवेट करो कि हाँ यार मैंने भी गलतियां करी थी, तू भी सीख जाएगा, कोई बात नहीं।
इसमें ये फ्यूचर स्टार वाली पोजीशन सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है कि हमेशा देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू फ्यूचर। अभी मैं अपना परफॉर्म किया नहीं हूँ, पोटेंशियल के बारे में अच्छा फील करना, ये फ्यूचर स्टार बने रहना वो सा ना, जैसे बच्चा बने रहना वाला पोजीशन लगता है, कम स्ट्रेस एंड तो ये फ्यूचर स्टार वाले को कंसिस्टेंट स्टार बनने के लिए क्या करना चाहिए? लुक फॉरवर्ड, बिकम परफेक्ट, बिकम परफेक्ट एंड स्ट्रेच। आप देखो तो जो स्ट्रेच वर्ड है ना, केवल दो लोगों के लिए यूज हुआ है, एक फ्यूचर स्टार के लिए, एक कंसिस्टेंट के लिए। हाँ, और शायद वो जो करंट स्टार है वो भी शायद अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रहा है। करंट स्टार को पता नहीं है कि उसके अंदर और पोटेंशियल है कि नहीं है। हाँ हाँ, तो करंट स्टार को नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने की जरूरत है और उसको ये विश्वास दिलाने की जरूरत है कि तेरे अंदर और पोटेंशियल है। तो करंट स्टार से ज्यादा चांसेस बात के होते हैं कि करंट स्टार से या तो वो रफ डायमंड की तरफ चला जाएगा या फिर वो फ्यूचर स्टार की तरफ चला जाएगा, जब आप उसे नई जिम्मेदारियां दोगे। हाँ, किसी भी हालत में वो पोटेंशियल पे नेक्स्ट लेवल पे तो आ जाएगा। हाँ, क्योंकि आपने उसे नई जिम्मेदारी दी है तो उसे नेक्स्ट लेवल का पोटेंशियल तो दिखाई देगा ही। परफॉर्म वो बहुत अच्छा ठीक ठाक करेगा या कम करेगा, दैट इज डिफरेंट क्वेश्चन। तो एज ए टीम लीडर हमें डर लगता है कि हमारा जो करंट स्टार है टीम का, उसको कहीं मैं स्ट्रेच करने जाऊं तो वो रफ डायमंड चला जाएगा, परफॉर्मेंस थोड़ी देर के लिए कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है ना यार, अब तुम्हारा भी तो ग्रोथ होने में टाइम लगा था, तुम कौन सा पैदा होते से ही कंसिस्टेंट स्टार हो गए थे? हर किसी का और हर किसी का डेवलपमेंट पाथ अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको रफ डायमंड से कंसिस्टेंट स्टार बनने के अंदर 6 महीने लगे थे तो किसी दूसरे को भी 6 महीने लगेंगे। सो अपने से तुलना करना छोड़ दो। ये हो सकता है कि वो आपसे कम टाइम में या आपसे ज्यादा टाइम में पहुंचे, लेकिन पहुंच तो जाएगा। यहां पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा लोगों से। मैं स्टॉप शेयर करता हूँ 1 मिनट के लिए। आप सब काफी लोग एजुकेशन सिस्टम से तो ताल्लुक रखते ही होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आपके बच्चे या तो एजुकेशन में जा रहे होंगे या किसी ना किसी तरह से। तो सवाल ये है कि एक स्टूडेंट के लिए क्लास के अंदर जब पढ़ाई होती है तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा लर्निंग ब्लॉक क्या है क्लास के अंदर? मतलब एक विद्यार्थी के लिए सीखने में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? उस क्लास के अंदर, हाँ, उस वर्क के अंदर। हाँ, ठीक है, तो हम चैट बॉक्स में लिखें। हाँ हाँ, चैट बॉक्स में लिखें, अनब्लॉक अनम्यूट करके ही बोल सकते हैं। इस बात को जिगर बराबर समझा सकेगा। जिगर जी, कभी लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम हो सकती है। लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। और किसी सॉरी रूरल मतलब एकदम छोटे से गांव से बड़े शहर में गया तो भी जरा थोड़ा डर सा भी पैदा मन में रहता है कि कैसा होएगा मेरा, ऐसा भी चिंता रहती है। कभी कभी इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम आ सकती है उसको। सही कह रहे हैं आप। मैंने 12वीं कक्षा तक हिंदी मीडियम पढ़ा है, हिंदी मीडियम में ही अपने एग्जाम भी दिए हैं, लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए गया तो वहां सब इंग्लिश हो गया अचानक से, तो बड़ी तकलीफ हुई थी मुझे। आप जो कह रही हूँ सही है, लेकिन वो शायद सबसे बड़ी बाधा नहीं है। मैं अभी आता हूँ उसके ऊपर। स्टूडेंट्स बैकग्राउंड, ओके। लेस सेल्फ पोटेंशियल इन द आईज ऑफ टीचर, ये कौन बोलता है? मुग्धा शाह। हाँ, आजकल आपने पेपर लीक कर दिया। आजकल इंटरनेट और इसका जमाना है, तो बहुत बार
स्टूडेंट्स को, काफी स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं पहले से, आई नो एवरीथिंग। तो एक कहीं कहीं वो भी मतलब एक लर्निंग एटीट्यूड शायद उतना नहीं है। आई एग्री, लर्निंग एटीट्यूड भी एक बड़ी बाधा है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी बाधा, जो कि स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर, सबसे बड़ी बाधा है टीचर का अविश्वास। अगर टीचर ने स्टूडेंट के अंदर विश्वास खो दिया और बोला कि यार इसके बस की पढ़ना नहीं है, तो बहुत मुश्किल होती है स्टूडेंट को पढ़ना। हर कोई एकलव्य नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ी बाधा यही होती है कि टीचर का विश्वास सबसे बड़ी बाधा होती है। और रीजन मैं ये बात अभी लेके आया यहाँ पर, यही चीज टीम के अंदर भी अप्लाई होती है। अगर टीम लीडर ने अपने किसी टीम मेंबर के लिए ये सोच लिया कि यार इसके बस की काम करना नहीं है, ये बेकार है, तो उसके बातचीत करने के तरीके में, वो कौन सा काम असाइन करेगा उस टीम मेंबर को, वो उससे कब पूछेगा, उसकी डिलीवरीज पे कितना भरोसा होगा, इन सब चीजों में उसका भरोसा रिफ्लेक्ट करेगा उस टीम मेंबर के लिए। तो अगर आपकी टीम में जब अपना काम आप डेलीगेट करोगे, तो भरोसा रखो के काम आएगा। ठीक, टीम मेंबर के ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ आई विल गो टू दी। एक मिनट सर, यहाँ पे एक चीज मैं सबका ध्यान खींचना चाहती हूँ कि ये 9 के 9 शब्दों में से कोई भी बुरा शब्द नहीं है। चाहे वो कंसिस्टेंट नहीं कर पा रहा है, लेकिन है तो प्लेयर, रफ डायमंड है, की प्लेयर है, सॉलिड प्रोफेशनल है, करंट स्टार। आप देखें 9 के 9 में से कोई भी इल्जाम नहीं लगा रहे हैं हम सामने वाले पे। अगर वो एक पे भी खड़ा है तो हम ये कहते हैं कि शायद ये मैचिंग सही नहीं, शायद हमने उसको गलत काम पे लगाया हुआ है, ये बंदा या ये बंदी शायद कोई और काम बेहतर कर सकती है, यहाँ पे फंसे हुए की कंडीशन है। तो कहीं पे भी अगर इल्जाम ना लगाओ, अगर अपने टीम मेंबर को किसी भी आंकड़े पे पाओ तो भी उसके साथ बाइज्जत बात हो सकती है। अगर वो सॉलिड प्रोफेशनल है तब भी, अगर वो रफ डायमंड है तब भी, अगर वो की प्लेयर है तब भी। तो ये बड़ी बात सीखने लायक है कि किस तरह ट्रीट करो, उसमें सम्मान दे सको। एंड में भी अगर वो गलत बंदा नियुक्त किया गया है तो यहाँ पे शब्द हुआ है कि हमसे गलती हो गई, हमने हायरिंग गलत की है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उसे काउंसिल करना होगा कि भैया गलती हो गई, तुम्हारे साथ का जो हमारा अनुभव रहा बहना, आप उन कामों में बेहतर कर पाओगे, ये वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो शायद हम उनको रीअलोकेट करें या फिर उनको रीअलोकेशन के लिए मदद करें। सो प्लीज इसके अंदर का वो जो पॉजिटिव भाव है इस शीट का, वो अगर हम में एज ए टीम लीडर आए तो हम सभी से काम करवा सकते हैं। और आज मैं यहाँ पे कस्तूरी का एक राज बोलती हूँ। कस्तूरी कैसे सबसे इतना अच्छा उद्योजक बनवाती है, क्या करती है कस्तूरी? और कुछ नहीं करती। अगर इस शीट की भाषा में बात करूं, हम हरेक को फ्यूचर स्टार की नजर से देखते हैं। हम ये मानते हैं कि उनकी क्षमता की तुलना में अभी उनका परफॉर्मेंस बाकी है, और हम उनकी क्षमताओं को और संभावनाओं को बड़ा ऊंचा आंकते हैं, और उसकी तुलना में कहते हैं कि अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो और आगे बढ़ सकते हैं। और समहाउ, जैसे टीचर की बात कही नितिन जी ने, हमारा वही विश्वास, एक्चुअली वो आगे बढ़ते हैं, हमने और कुछ नहीं किया होता है, बस और बस तुम फ्यूचर स्टार हो, ये विश्वास लेके उनके साथ खड़े रहते हैं, आगे वो खुद बढ़ते हैं। पढ़ाई तो स्टूडेंट नहीं करनी है, सीखना भी स्टूडेंट को ही है। टीचर को भरोसा रखने को सीखेगा। धन्यवाद मुग्धा जी इसको प्रैक्टिकल तरीके से बताने के लिए। ओके, behaviors required. So now I'm going to ask you to go to menti.com and write 3 behaviors. What should be those top 3 behaviors for a person having a high potential? Let me just launch this first.
तो हमने अपने अपने मोबाइल में या अपने अपने लैपटॉप में जो भी यूज कर रहे हो उसके अंदर www.menti.com पे जाना है। आप टाइप कर लें उसे तब तक। ये सवाल थोड़ा सा समझाएंगे एक बार फिर से, मतलब सवाल ये है कि अगर कोई बंदे का पोटेंशियल बहुत हाई है, जब आप कहते हैं कि यार इस बंदे का पोटेंशियल बहुत हाई है, तो ऐसे क्या 3 बिहेवियर हैं जिसको कि देख के आप ऐसा बोलते हैं? इस व्यक्ति में बहुत संभावना है, बहुत क्षमता है, वो कौन से 3 बर्ताव को देख के आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि उसकी क्षमता बहुत है। जैसे ही आप मेंटीमीटर पे जाएंगे तो वो कहेगा कोड डालें, तो कोड जो यहाँ पे दिया गया है वो उसमें टाइप कर लें। तो वो हमने शब्दों में लिखना है, अपने शब्दों में। नितिन जी, कोड डालते ही हमें 3 बॉक्स मिल गए, उसमें लिखा है कि भाई 25 अक्षरों में लिख लो, तो लिखना है। नहीं, 25 अक्षरों में नहीं लिखना है, सिर्फ एक वर्ड में बिहेवियर डिस्क्राइब कीजिए या 2 वर्ड में मैक्सिमम। ओके। जब आप किसी को देख के बोलते हैं कि इस बंदे के अंदर पोटेंशियल बहुत है, वो किस लिए, क्या कारण होता है उसका बोलने का? पब्लिक फीडबैक, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी। और तीनों वर्ड हो जाए तो उसके बाद में सबमिट का बटन दबाना जरूर याद रखिएगा। हाँ, मैं अभी रिजल्ट की स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज आप लोग इन्फ्लुएंस हो जाओगे। रिजल्ट की स्क्रीन में थोड़ी देर बाद शेयर करता हूँ आपसे, जब सबके डेटा आ जाएगा। सो मेंटीमीटर से हमें ये फायदा होगा कि पता चलेगा कि सबसे ज्यादा लोग किस चीज की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो चैट बॉक्स में तो लीक हो जाता है, जैसे मैंने पिछली बार किया था। हाँ हाँ हाँ, वो लीक हो जाता है, वो करेक्ट। अभी हम कुछ 37 लोग हैं, तो उसमें से कितने रिस्पॉन्सेस आए होंगे नितिन जी? अभी 6 रिस्पॉन्सेज आए हैं। अच्छा, सब लोग सोच रहे हैं गुरुजनों एक्स्ट्रा विंडो खोलिए www.menti.com, छोटा सा तो नाम है, टाइप हो जाएगा, वहां जाके कोड डालें और अपने 3 शब्दों में लिखें। अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, हिंदी भी इंग्लिश में टाइप करके लिखेंगे तब भी वो वोट में काउंट करेगा। अच्छा, ऐसा होता है क्या? ये नहीं बताऊं ना। हिंदी मतलब वो हिंदी लिपि की जरूरत नहीं है, इंग्लिश लिख सकते हैं ना। अच्छा अच्छा, हाँ, ओके। इंग्लिश में हिंदी लिख सकते हैं ना आज हाँ के हाँ जमाने हाँ में। हाँ हाँ। एक शब्द है जो कि बहुत ही कंसिस्टेंट और बोल्ड है, सब लोग यही बोलते हैं, 7 लोगों में। मैम चैट बॉक्स में डालेंगे प्लीज वेबसाइट का नाम। हाँ, वेबसाइट का नाम ये स्क्रीन पे भी है, जो चैट बॉक्स जो ये स्क्रीन लगाई हुई है, अगर स्क्रीन देख सकते हैं, मैं फिर भी उस पर भी डालती हूँ, चैट बॉक्स में भी डालती हूँ। और ये इस वेबसाइट वैसे भी काम में आएंगी, कभी आप खुद प्रेजेंटेशन करेंगे तब भी काम में आएंगी। अब मैंने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है और मैं कोड को भी चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। अभी 10 लोगों का जवाब आ गया है।
अच्छी बात। देखिए, आप अगर चैट बॉक्स में डालेंगे, ये स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन डाला है HP Pro 8 ने, ये मेंटीमीटर में नहीं आएगा, तो इसको मेंटीमीटर में डालिए। हाँ, तो अब HP Pro 8 रगेड टेबलेट जिन्होंने भी डाला है वो यहाँ नहीं, उन्होंने उस वेबसाइट पे जाके ये कोड डाल के वहां पे जो 3 बॉक्स है वहां पे अपने विचार डालना है। धन्यवाद। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज हैं ममता जी। हाँ जी, आने दीजिए। और ये जो menti.com है वो हमें हर प्रोग्राम में आने वाले बार बार यूज होगा, तो एक बार यूज कर लिया होगा तो अगले प्रोग्राम्स में भी काम में आएगा ये अनुभव। और जब आप खुद प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे दूसरे पार्टिसिपेंटों के लिए, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर पाए। अभी और कितना समय इंतजार करेंगे नितिन जी? अभी 12 लोगों का आया है, आप कहते हैं मैं दिखा देता हूँ। जी। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो सबसे बड़ी 2 चीजें आ रही हैं, वो आ रही हैं कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म। ओके, मतलब जिस अनुपात में सब लोगों ने लिखा उसी अनुपात में इसके फॉन्ट साइज छोटे बड़े। सबसे ज्यादा लोगों ने कॉन्फिडेंस ऑप्टिमिस्टिक कहा है, इसलिए वो बड़ा होके आ रहा है। कंसिस्टेंट एफर्ट, कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म, ये भी अपने आप में जो चाहे उनके लिए जानकारी के लिए फोटो निकालने की चीज है। तो अब अगर आपको अपनी टीम में देखना हो या कभी ये देखना हो कि इस बंदे के अंदर पोटेंशियल है या नहीं है, तो आप इनमें से ढूंढ सकते हो कि अच्छा यार इसमें कॉन्फिडेंस है कि बंदे में, अच्छा ऑप्टिमिस्टिक है कि नहीं है। अगर ऑप्टिमिस्टिक नहीं है तो अगर लगता भी हो तो भी बेकार है। ऑनेस्ट है कि नहीं, ऑनेस्टी इज ऑल्सो कमिंग। वेरी नाइस। चलिए अब इसको आते रहने दीजिए। अब इसी मेंटीमीटर पे एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, इसको मैं अभी बंद करता हूं जरा। अब इस सवाल दूसरा है। अब सवाल पोटेंशियल का नहीं है, अब सवाल यह है कि ऐसे कौन से 3 बिहेवियर हैं जिसकी वजह से कि आपको लगता है कि यार ये टीम फ्यूचर रेडी है। इस बार ये टीम के बारे में है, और ये भविष्य के कोड, लिए तैयार। और ये कोड भी डिफरेंट है, वेबसाइट सेम है, कोड डिफरेंट है इसका। इस बार टीम के कौन से बिहेवियर से पता चलता है कि वो भविष्य के लिए तैयार है, ये लिखना है। मैं अभी स्टॉप करता हूँ शेयर, कोड में यहाँ पर डाल देता हूँ। हाँ अब साहब बहुत बढ़िया ममता जी, आपने ऑलरेडी डाल दिया। क्वेश्चन इज नॉट ओपन फॉर वोटिंग ऐसा बता रहा है। Oh, it is open for voting. Oh, why is it saying voting is closed? Wait. एक मिनट वहां पे ये भी बोल रहा है कि प्लीज वेट फॉर द प्रेजेंटर टू ओपन इट, जो अब ओपन हो गया, तो प्लीज अब स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है सिर्फ 1 या 2 शब्द ही
यूज करें। मुक्ता जी 6:30 बज गए हैं जी। और अभी एक पूरा सेक्शन बाकी है। मुझे लगता है कि अभी हमें रोक देना चाहिए इसके बाद। हमें ये मेंटीमीटर को बस 1 मिनट देनी चाहिए, जितने लोग 1 मिनट में लिखें बस इतना काम। हाँ, मेंटीमीटर के बाद में हमें रोक देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। नहीं, लेकिन आपके सेक्शन को तो कंप्लीट तो करना है हमें, आपके विचार सुनने हैं। Q&A वो सेक्शन, वो दूसरे सेशन में करते हैं। ठीक है, ठीक है। और मैंने शेयर किया हुआ है क्या? हाँ। ट्रस्ट नॉलेज ने 3 लाख करेंगे अभी। बस लास्ट 1 मिनट, आप जो डिस्कशन कर रहे हैं वो भी हम सुन रहे हैं। निधि जी, आपको उस वेबसाइट पे डालना है, चैट बॉक्स में नहीं। काम करण्याची तैयारी, व्हाट डज इट मीन मुक्ता जी? 1 मिनट है। हाँ, काम करने की तैयारी। अच्छा, काम करने की तैयारी। सर जी 1 मिनट तो हो गई। अभी 12 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, शेयर कर दूं? हाँ जी। 13 हो गए। ओके, चलिए मैं शेयर करता हूँ। वह देखेंगे यहाँ पर तो कोऑपरेशन, हाई टीम स्पिरिट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, विजन, alignment. Very good. Very happy to see these words. When I work with corporates, the 3 things that I work with them is on vision, alignment, and execution. Very happy to see these words coming. यहाँ कॉर्पोरेट ना, हम ना सही, एक से एक खुद फाउंडर, उद्योजक, लीडर्स है। मैंने कहा ना कि ये ज्यादा बेटर है उन लोगों से जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं। कॉर्पोरेट में काम करना तो बहुत आसान काम है, सबसे आसान काम है शायद। अभी इस लालच में ना पड़े सर, आगे चलते हैं। तो इससे क्या क्या हम उठाएं? ओके, सो अब अगर आप इसमें क्या देखते हैं, अगर आपको कभी ये पूछना हो अपने आप से कि यार क्या मेरी टीम तैयार है, इज माय टीम रेडी फॉर फ्यूचर और नॉट, then you can look at this word cloud and say, do I have a vision? Are they aligned? Ask that question to yourself and ask this question to your team as well. Are they aligned? Do you have a common purpose?
सो पिक दीज मोटा मोटा जो यहाँ पर शब्द हैं उनको उठा के उसके ऊपर आप सवाल कर सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि क्या मेरी टीम तैयार है कि नहीं है फ्यूचर के लिए, और अगर नहीं है तो मुझे क्या करना है इसके लिए, और क्या करना है हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। ये तो गलत बात है। मतलब आपने आज हमें सिर्फ ये बताया कि किस चीजों को देखना चाहिए, लेकिन उसको देखने के बाद अगर कोई गैप नजर आता है तो क्या करना चाहिए, उसकी भी एक झलक तो दी आपको, राइट, कि अगर आप कौन से नंबर पे हैं, वो नंबर पे हैं तो आप क्या करना चाहिए उस नंबर पे होने, कुछ झलक दी है आपको उसकी। लेकिन अगर मैं डिटेल में जाऊंगा ना तो अभी काफी टाइम लग जाएगा अभी जो एक अच्छा मतलब ये, हाँ मतलब ये बाहुबली वाला मूवी है, इसका जवाब तो पार्ट 2 में मिलेगा। आप कह सकते हैं ये बात। तो पार्ट 2 कब है सर? पार्ट 2 मैं देखता हूँ, आई थिंक 22 को है। आप कंफर्म बता दीजिए, मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। कैसे देखूं मेरा, आपके पास है मुग्धा जी क्या वो एक्सेल शीट? हाँ मैं वो ढूंढ सकती हूँ, तब तक आप बात आगे बढ़ाइए, तब तक मैं वो ढूंढ के बताती हूँ। हाँ तो इसके ये जानने के बाद में हम क्या करें ये हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। लेकिन मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूँ मुग्धा जी, जिसको कि आप हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, थोड़ा हेल्प कीजिए। जब कभी भी हम टीम की बात करते हैं, सो इट इज नॉट द टीम विच क्रिएट्स पर्पस, टीम नेवर क्रिएट्स पर्पस, पर्पस क्रिएट्स अ टीम। Purpose is pre-existing already, and that is why team is formed to achieve that purpose. अक्सर एक सेकंड, इसका रुक जाइए यहीं पे रुके रहिए, मुझे इसका हिंदी ट्रांसलेशन करने दीजिए। पहली बात तो आपकी बात सही है कि इस जो आंसर्स है उसके लिए एग्जैक्टली एक्शन प्लान क्या करना है ये अपने नेक्स्ट सेशन के लिए रख रहे हैं, और नेक्स्ट सेशन सेम सैटरडे को 5 बजे 22 मई को होगा। अब सर ये कह रहे हैं कि अलाइनमेंट शब्द यूज किया था कि हम भविष्य के लिए तैयार हैं या नहीं, बट अलाइनमेंट किसका किसके साथ? तो टीम का पर्पस के साथ, मतलब हमारी संगठन का हमारे उद्देश्य के साथ। सो जो हमारा उद्देश्य है जिसके लिए हमें करना है, तो लोगों की कई बार गलतफहमी हो जाती है कि टीम उद्देश्य बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले उद्देश्य बनता है और उद्देश्य के लिए टीम बनाई जाती है। सो उद्देश्य पहले आता है, टीम बाद में। पर सर ऐसा सबसे पहली बार तो ऐसा होता है, लेकिन अब तो टीम बन गई, फिर उद्देश्य का क्या होता है? एक बार आपकी टीम बन गई है, अगर टीम बनने के बावजूद भी जब तक उद्देश्य नहीं होगा तब तक टीम का कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, सब पहली बार तो उद्देश्य सोचा था और टीम बन गई, वो सालों पहले सोचा था और सालों पहले टीम बनाई थी। लेकिन अब उद्देश्य टीम लीडर के या फाउंडर के बदल रहे हैं, संस्थापक के मन में आ रहा है उद्देश्य कुछ और होना चाहिए, लेकिन टीम तो बनी बनाई है। तो जब आप वो टीम बनी बनाई नहीं है, वो टीम जो बनी है वो अभी भी पुराने उद्देश्य से अलाइंड है, अगर है तो। अगर है तो, क्योंकि अगर उद्देश्य बहुत पुराना हो जाता है तो उसकी टीम का अलाइनमेंट भी खत्म हो जाता है। अब अगर आपको टीम दोबारा से बनानी है, वो टीम नहीं एग्जिस्ट करती है, वो टीम पुराने उद्देश्य से अलाइंड है। अच्छा, मतलब उस टीम को हाँ, तो नया अगर उद्देश्य बदलता है तो टीम के बारे में नए सिरे से सोचना होगा। नए सिरे से सोचना होगा, उसमें क्या नए उद्देश्य के लिए क्या ये सही टीम है, क्या मुझे टीम में बदलने की जरूरत है, क्या मुझे टीम के अंदर रोल्स बदलने की जरूरत है, चाहे लोग ना बदलें लेकिन भूमिका बदल जाए, क्या पता भूमिका बदल जाए, लेकिन वो सब उद्देश्य से लिंक्ड है। तो उद्देश्य पहले आता है, टीम पहले नहीं आती। ज्यादातर बहुत लोगों की ये क्या कहते हैं, मिसनोमर को कैसे बोलेंगे, मतलब गलतफहमी। है। बहुत लोगों को गलतफहमी ऐसी होती है कि यार अच्छा टीम बना ली है, अब हम टीम का पर्पस डिफाइन करते हैं।
हाँ, हम तो सब लोगों के साथ बैठ जाते हैं, चलो मिलके पर्पस बनाते हैं। पर्पस एग्जिस्ट करता है, टीम बाद में आती है। और पर्पस कौन डिफाइन करता है? आई कैन जस्ट गो ऑन दिस। नहीं, प्लीज बोलो, ये आधे पे नहीं छोड़ सकते आप हमें। हाँ, पर्पस कौन डिफाइन करता है? कौन तय करेगा? कौन तय करेगा कि पर्पस क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा? हाँ, कौन तय करेगा पर्पस क्या होगा? पर टीम ने तो पर्पस डिफाइन नहीं करना है, क्योंकि टीम तो बाद में आई है। तो उद्देश्य कौन तय कर रहा है? उद्देश्य वो तय करता है जिसके लिए कि ये टीम काम करती है, चाहे वो टीम का कस्टमर है, चाहे वो वेंडर है, चाहे वो एम्प्लॉइज हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं टीम के, वो इस टीम का उद्देश्य तय करते हैं। और टीम का रुकिए सर, अगर आप कह रहे हैं कि जिनके लिए टीम काम करती है वो उद्देश्य तय करेंगे, और उसमें सारे सहभागी आ जाएंगे जिन्होंने अपने जिनका फ्यूचर इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो सहभागी में तो बहुत आ जाएंगे, खुद टीम भी आ जाएगी। नहीं, टीम नहीं आएगी, टीम तो एग्जिस्ट ही नहीं करती अभी, पहले उद्देश्य बनेगा ना। हमें वो शून्य से नए सिरे से सोचना है, तो वो उद्देश्य जिनके लिए वो उद्देश्य बनाने जा रहे हैं उनकी नजर से सोचना होगा कि उद्देश्य उनकी नजर से क्या होगा। हाँ, अब जैसे आप टीम, अब मान लो आप कहते हो कि यार एग्जिस्टिंग टीम है, अब टीम इज फीलिंग लॉस्ट, वी डोंट नो व्हाट टू डू, राइट? तो कहां से स्टार्ट करोगे आप? अब वहां से स्टार्ट करोगे, अच्छा यार कौन हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमसे क्या चाहते हैं, और क्या यही हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, या वो स्टेक होल्डर्स चेंज करने की जरूरत है? हाँ, मतलब स्टेक होल्डर के लिए भी तो कोरा पढ़ने से शुरू करेंगे हम। हाँ बिल्कुल, नए सिरे से सोचना होगा कि हमारे सहभागी कौन है, हम किन के लिए काम करने जा रहे हैं। करेक्ट। उनको लिखने के बाद उनकी नजर से सोचना होगा कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। नहीं, सोचना नहीं होगा, उनसे जाके बात करनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा कि यार हमारे से क्या चाहिए तुम्हें, ये बताओ। हाँ, इमेजिन करने के बदले सीधे सीधे जाके हकीकत चेक कर लो। हाँ, सीधे जाके बात करो तो बॉस आप हमसे क्या चाहते हो, और उसे सब लोगों से लिख के इकट्ठा करो, और फिर उद्देश्य बनता है। और जब आप उद्देश्य बना लो तो सब स्टेक होल्डर से वैलिडेट करो, अच्छा यार हमने ये उद्देश्य लिखा है, ये ठीक ठाक लग रहा है, तुम्हें यही चाहिए ना, हमने कुछ गलत तो नहीं किया? हाँ, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब फाउंडर बैठे हैं जिनको पहले वाले राउंड में अपने पैशन, अपने सपने पे काम करने की आदत है। इनको कहोगे सीधे सीधे जाके पूछो, उससे अच्छा ये थोड़ा हजम होता है कि हम हमारी नजर से लिख लें, लेकिन जाके पूछ लें, सही तो समझे, या इसमें कुछ जोड़ना है, तोड़ना है, मरोड़ना है, बढ़ाना है, तो कंफर्म कर लें। हाँ, दोनों तरीके से होता है, लेकिन जब तक आपका स्टेक होल्डर बाय इन नहीं है तब तक टीम का पर्पस ठीक से डिफाइन नहीं है। और जब तक सभी सहयोगियों ने सहभाग नहीं लिया है, उन्होंने अगर जब तक सहमति नहीं दिखाई, तब तक वो उद्देश्य पक्का नहीं कह सकते। और जब तक उद्देश्य पक्का नहीं, तब तक टीम पक्की नहीं है, तब तक टीम ही पक्की नहीं है। हाँ, टीम को पता ही नहीं है या नहीं, ये भी पक्का नहीं है। टीम को पता ही नहीं क्या करना है भाई, उद्देश्य जब तक उद्देश्य नहीं पता है तब तक टीम कैसे डिफाइन करेगी? तो जब तक उद्देश्य नहीं पता है तब तक टीम कैसे एग्जिस्ट, कुछ करके काम करके डिलीवर करते रहोगे, ऐसा नहीं है आप डिलीवर नहीं करोगे सर। हाँ, लेकिन हाँ, तो फिर तो वैसी वाली कंफ्यूजन होगी जैसे पहले भाई ने कही थी कि जिंदगी के मेरे उद्देश्य क्या है, मैं क्यों हूँ, ये कंफ्यूजन है। मैं आ तो चुका हूँ दुनिया की टीम में, लेकिन अगर मुझे उद्देश्य पता नहीं तो मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। वैसा शायद हमारी फील करें। जिगर जी ने कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जिगर जी पूछिए। अभी हम बात कर रहे थे कि उद्देश्य से पता चलता है कि हमारे सहभागी कौन हैं या स्टेक होल्डर्स कौन होंगे। नहीं, स्टेक होल्डर्स से पता चलता है कि उद्देश्य क्या है। अच्छा, बट नॉर्मली मतलब हाँ, मेरा सवाल वही था कि नॉर्मली एक उद्देश्य होता है, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट करना है, तो इस प्रोजेक्ट पे अभी स्टेक होल्डर्स कौन है हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये थोड़ा सा मुझे उल्टा लग रहा है। हाँ, उल्टा लग रहा है। हाँ, एग्जाम्पल लीजिए, आप अपने प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए कि सोसाइटी में, बिल्डिंग सोसाइटी में मान लीजिए कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट डालना है फॉर एग्जाम्पल। तो अब प्रोजेक्ट हो गया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सिस्टम बिठाना है, तो अब उसके अंदर में अब उस प्रोजेक्ट के लिए स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं?
तो वो आइडेंटिफाई करेंगे एंड फिर टीम बनाएंगे कि अच्छा नहीं, ये नहीं, एक मिनट, रेन हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट डालना क्यों है? पानी, ओके, क्योंकि पानी की तकलीफ हो रही है। किसको हो रही है? सोसाइटी वालों को। ओके, तो उद्देश्य किसका हुआ? सोसाइटी मेंबर्स का हुआ। सोसाइटी का उद्देश्य हुआ, जो कि सोसाइटी मेंबर्स ने कलेक्ट करके सोसाइटी का एक उद्देश्य बनाया, और सोसाइटी ने कहा कि अच्छा हम तो जो प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स हैं, सोसाइटी मेंबर्स, उन्होंने ये उद्देश्य तय किया कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट डालना है। आपने नहीं डिसाइड किया, आप तो एग्जीक्यूटर हो गया, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है। अच्छा रेन वाटर, किसी ने बता दिया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट डालना है, अब एक टीम बनाई जाएगी जो कि इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट पे काम करेगी। कोई एक लोग होंगे जो 4-5 लोगों के पास जाएंगे, वेंडर के पास जाएंगे, कोटेशन लेंगे, फिर वो मिस्त्री आएंगे, खोदेंगे गड्ढा, वो प्लानिंग करेंगे, वो सब काम होगा। लेकिन सबसे पहले कौन स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक उद्देश्य नहीं बताया कि भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग डालनी है और क्यों डालनी है, जब तक ये सब क्लियर नहीं हुआ तब तक टीम नहीं एग्जिस्ट करती एग्जीक्यूशन के लिए। समझ रहे हो आप बात? हाँ, इस पे थोड़ा सा मैं और ध्यान दिलाना चाहूंगी, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज तो सोसाइटी की बात कर ले, लेकिन हमारे बिजनेस में भी लागू है। अगर हमने ये सोच लिया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है सोसाइटी के लिए, जब तक वो व्यक्तिगत मत है तो, और फिर हम टीम बनाने चले गए, तो फिर हो सकता है कि उस टीम को बड़ा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े, क्योंकि हमने सोसाइटी के लिए सोचा, सोसाइटी के सारे मेंबर्स ने नहीं। तो इसके पहले की टीम बनाते पहले तो ये चेक करना जरूरी है कि जो हमें लगता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, इंटेंशन अच्छा है, लेकिन क्या ये सभी का मानना है, क्या ये मेजोरिटी का मानना है, क्या ये सोसाइटी चाहती है। हम सोसाइटी के लिए करने जाएं उसके पहले, तुरंत टीम बनाने के पहले जरूरी है कि ये बात सोसाइटी को पूछ ले। कई बार वेस्ट सेग्रीगेशन होता है, सब चीजें तो अच्छी होती है, लेकिन सोसाइटी तैयार नहीं होती उसके लिए। अगर उसके पहले टीम बना ली तो वो पूरी टीम फ्रस्ट्रेशन से गुजरेगी कि हम जिनके लिए करने जा रहे हैं वही नहीं चाहते हैं। तो पहले सबके सामने पूछना जरूरी है। हाँ, टीम की बात जब आती है तब समझ में आता है कि स्टेक होल्डर्स भी आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद टीम आइडेंटिफाई करेंगे, सारा उद्देश्य भी हो जाएगा, उसके बाद टीम बनेगी। बट मेरा सवाल और कंफ्यूजन सिर्फ वहीं पे था कि बहुत बार मान लीजिए जब काम पे भी हम लोग जाते हैं तो यूजुअली जो स्टेक होल्डर आप बोलते हैं, या तो कोई कस्टमर होता है कि ये कस्टमर का उद्देश्य है केवल, तो तभी फिर और उसके बाद में हम स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि कस्टमर को मान लीजिए इस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ये उद्देश्य फिक्स हो गया है कस्टमर का। फिर हम लोग स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर, रुक जाइए, ये बहुत लंबा डिस्कशन है, ये आज बहुत डीपर डिस्कशन है। नहीं, फिर भी मैं उसका एक दूसरे एंगल से बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग डेवलपमेंट सेक्टर से भी है। तो अगर हमने गांव दत्तक लिया है, विलेज डेवलपमेंट करेंगे हम, चलो अब विलेज डेवलपमेंट कर रहे हैं तो सोच लिया, मेरा एक रियल लाइफ का तजुर्बा बताती हूँ। हम देख रहे थे कि पानी की बहुत किल्लत है, बहुत ज्यादा किल्लत थी वहां पे, पानी की बहुत कमी थी, और बहुत टाइम और बहुत प्रॉब्लम्स पानी की वजह से थे। तो हम जो सब लोग एक्सपर्ट थे, जो कि अच्छे एक्सपर्ट थे, अच्छे स्वभाव के थे, अच्छे विचार वाले शुभचिंतक थे, हमारा ये मानना था कि पानी का जो वाटर टेबल है बढ़ाने के लिए वाटरशेड डेवलपमेंट की जरूरत है यहाँ पे। बट हमारा ये मानना था, हम एक्सपर्ट लोगों का मानना था, तो हमने पहले ही जाके गांव को पूछा, उन्होंने बोला छोड़ो तुम्हारा वाटरशेड डेवलपमेंट, वो सब कुछ नहीं चाहिए, हमको पाइपलाइन चाहिए। पाइपलाइन अगर खींच के लेके आते हो, एक नल की भी, वो माउंटेन के ऊपर था, उस आदिवासी पाड़े का ना था, हमको बस एक पाइपलाइन दे दो, उसके लिए जी जान लगा देंगे, लेकिन तुम बारिश का पानी संवर्धन करो, हम नहीं आने वाले। अब सही काम तो वो बारिश का पानी संवर्धन करना था, लेकिन गांव उसके लिए जब तक तैयार नहीं होता, तो हमेशा ये एक डेवलपमेंट सस्टेनेबल, अगर लंबे पीरियड तक कुछ करना है तो जरूरी होता है कि हमारे ख्याल थोड़े हमारे पास ही रखने पड़ते हैं। कम्युनिटी नीड असेसमेंट पहले करना पड़ता है, हमें देख के ही पता चलता है कि ये नीड होगी, लेकिन उसके लिए करना क्या चाहिए या क्या करने से सब आएंगे, ये पहले स्टेक होल्डर ही डिफाइन करता है।
उद्देश्य का अंदाजा होना एक बात है, लेकिन उद्देश्य की व्याख्या बन जाने के बीच में एक गैप है। तो अगर वो सब स्टेक होल्डर के साथ मिलके को क्रिएट की जाती है, विजन स्टेटमेंट भी, तब जाके वो पक्का माना जाए। तब तक जो भी है वो कुछ तो होगा हमारे मन में, वरना हम पूछने भी किसे जाएंगे। बट वो तब तक वो कच्चा है, तब तक वो रफ ड्राफ्ट है, तब तक तो वर्जन 1 है। पहले ही स्टेक होल्डर को जितना जल्दी जाए डिसीजन मेकिंग, डिफाइनिंग द विजन पे ही, तो आगे की आसानी रहती है टीम को भी और काम को भी। तो थोड़ा सा ये परिप्रेक्ष्य बदल के बता रही हूँ। बिजनेस में थोड़ी सी छूट रहती है हमारे हाथ में, हम ही है, हम तय करेंगे और उस हिसाब से कस्टमर ढूंढेंगे। लेकिन कभी कभी बिजनेस में मतलब वो कस्टमर तय कर लेता है, कस्टमर तय कर लेता है। तो हाँ, जनरली जो मार्केट एनालिसिस और कॉम्पिटिटर एनालिसिस की बात चल रही थी पहले, मार्केट डिफाइन करेगा कि गैप क्या है और फिर उस पे हम सोचेंगे कि उद्देश्य क्या होना चाहिए। मतलब पहले ही वो कस्टमर को की स्टेक होल्डर माना, वो बात बराबर है। उसी वक्त अगर सप्लायर को भी, पोटेंशियल चैनल पार्टनर को भी जोड़ के पूछने कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये फिजिबल है, तो ज्यादा फिजिबल उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर को भी रख सकते हैं। धन्यवाद। आपका सवाल आंसर हो गया जिगर जी? काफी हद तक। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज हम यहीं रुकते हैं। 22 तारीख को दोबारा मिलेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप म्यूट पे हैं मुमता जी। जाते जाते हमें ये भी बता दीजिए कि 22 तारीख को एग्जैक्टली हम कौन से एस्पेक्ट कवर करेंगे, मोटा मोटी। 22 तारीख को हम ये कवर करने वाले हैं, एक तो बहुत कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज टीम, हाउ डू यू डिफाइन टीम। तो एक तो हम ये डिफाइन करेंगे व्हाट इज टीम। दूसरा हम ये भी टीम कहते किसको है उसकी व्याख्या तय करेंगे। हाँ, टीम किसे कहते हैं उसकी व्याख्या तय करेंगे। टीम को सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, इसका डिस्कशन करेंगे। और उन फैक्टर्स के ऊपर कैसे काम किया जाए, ये डिस्कशन। मतलब उसकी व्याख्या क्या होगी, उसकी सफलता के लिए क्या क्या जरूरी है, और उसके लिए किस तरह काम किया जाता है। हाँ, उसको अब मैं सब कुछ तो नहीं उसमें एक सेशन में कवर कर पाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ चीजें हम कवर करेंगे कि उनमें से किस मोटी मोटी चीजों के ऊपर काम किया जा सकता है। ओके जी। ओके जी। तो आज के इस शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आप कह रहे थे, हम भी जानते हैं कि कॉर्पोरेट में ये कुछ दिनों का कार्यक्रम होता है, जिसका हमने आज सार करने की कोशिश की है। एक्चुअली महीनों का जी। तो अगला महीना 22 मई के 2 घंटे में करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद जी। सभी की उपस्थिति के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 22 को। 22 तारीख हम हर शनिवार को मिलने वाले हैं, लेकिन 22 को नितिन जी से इस मामले में वापस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। बाय। थैंक यू। बंद कर दूं मुक्ता जी? हाँ जी।